अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लांट में स्टेम, रूट, लीफ का फंक्शन क्या होता है तो आप सब बहुत इजीली बता दोगे। बट कभी सोचा है कि फ्लावर किस काम आते हैं? ओए हट यहाँ से। नहीं, इसके अलावा किसी को प्रपोज करने के अलावा भी फ्लावर बहुत यूजफुल होते हैं। आपको पता है जो आप फ्रूट खाते हो फ्लावर से बनता है। आपने सीड्स देखे हैं वो भी फ्लावर के अंदर बनते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी फ्लावर की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। तो फ्लावर्स सुंदर सुंदर दिखते तो हैं और हमारे डेकोरेशन एंड दूसरों को प्रपोज करने के काम तो आते ही हैं, बट इसके अलावा ये प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में भी बहुत यूजफुल है। तो चलिए समझेंगे आज के प्लांट्स में इन फ्लावर की मदद से रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एंड नॉट जस्ट इन केस ऑफ प्लांट्स, इवन ह्यूमन बींग्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, इनके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है समझेंगे हमारे आज के चैप्टर में, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। क्लास 10th बायोलॉजी का एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसकी वेटेज बोर्ड एग्जाम्स में है लगभग 5 से 7 मार्क्स, यानी कि चैप्टर इंपॉर्टेंट है बट एट द सेम टाइम चैप्टर काफी लेंदी भी है क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं। बट बी अ स्मार्ट स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी बता दो मैम, जल्दी बता दो, वही पढ़ के पास हो जाएंगे। अरे मैंने कहा बी अ स्मार्ट स्टूडेंट, बट मैंने ये कब कहा कि नॉट बी अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। यार तुम इस बात को अच्छे से समझ लो, बोर्ड एग्जाम काफी अनप्रिडिक्टेबल हो चुके हैं, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे ही करेंगे यार, बट बाकी जो टॉपिक है उनको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे हमारे आज के सेशन में, क्योंकि आज का सेशन रहने वाला है हमारा वन शॉट सेशन। चैप्टर को वन शॉट तरीके से कवर करके सारे क्वेश्चंस, बेटा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस है वो भी देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर से बनते भी हैं तो वो भी क्या है बेटा हम देखेंगे और हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम क्लास के पीडीएफ नोट्स कहां से मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा उस पर टैप कर दो। अगर वहां से नहीं एक्सेस कर पा रहे हो तो बेटा वहीं पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, उस पे जाकर वहां से भी क्या कर सकते हो, आप नोट्स ले सकते हो। अब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों पे होना चाहिए इस समय कि मैम क्या बोल रही हैं, क्या समझा रही हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। जब समझ आ जाएगा तो नोट्स तो खुद ब खुद बेटा जब देखोगे तो आपको क्लैरिटी आती शुरू हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट के बिना रट के भी चले जाओगे ना बेटा तो लिख नहीं पाओगे। बट अगर वही चीज अगर आपने ढंग से समझी होगी तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी कुछ भी बनाकर लिख कर आओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट इज किंग एंड समृद्धि मैम इज क्वीन ऑफ बायोलॉजी। जल्दी से करते हैं स्टार्ट बेटा हमारा आज का सेशन, जिसमें कि हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को कर रहे हैं डिस्कस। अब एनसीईआरटी हमसे ही पूछ रही है, बताओ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अरे एनसीईआरटी मैया हमको पता होता तो हम आपके पास काहे आते, अब हमसे ही पूछ रही हो, है ना। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस का मतलब क्या, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है पता नहीं है क्या तुम्हें? अच्छा चलो फिर भी चलो देख लेते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है बेटा, शब्द को तोड़ दो, री मतलब दोबारा से, प्रोडक्शन मतलब बनाना। जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहता है कि भाई मैं तो अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म बनाऊंगा, मैं तो अपने जैसे एक और ऑर्गेनिज्म को जन्म दूंगा या दूंगी, है ना, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाता है। अपने जैसे का मतलब क्या भाई, जब ये प्यारा सा डॉगू रिप्रोड्यूस करेगा तो ये अपने जैसे और प्यारे प्यारे पप्पी बनाएगा, है ना। जब प्यारी सी किट्टू, किट्टू मतलब कैट है ना, कैट को मैं किट्टू बोलती हूँ ना, तो जब कैट रिप्रोड्यूस करेगी तो अपने जैसे प्यारे प्यारे किटन्स को जन्म देगी। हाँ वैसा तो है नहीं कि कैट ने रिप्रोड्यूस करा और हाथी को जन्म दे दिया, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हाथी ने रिप्रोड्यूस किया और हिरन को जन्म दे दिया, है ना, ऐसा तो नहीं है। जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो अपने जैसे और नए इंडिविजुअल बनाता है, तो इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन का नाम दिया गया है। बट जब हम इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रिप्रोडक्शन हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी प्रोसेस होती है हर प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोल दे। लाइफ प्रोसेस, अरे मैम ये तो पुराने जमाने की बात हो गई, 2-3 महीने पहले पढ़ा था ये तो। हाँ याद करो क्या होती है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस बेटा वो प्रोसेसेस होती है जिनकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन प्रोसेस की वजह से जिंदा रह पा रहा है उस प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहा गया है। बट रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं भी करेगा तो वो मर नहीं जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लेते हैं कोई कपल है ना, उन्होंने डिसाइड किया कि हम जीवन भर कोई संतान नहीं पैदा करेंगे। अब
बेटा इससे उनकी कुछ दिनचर्या पे या उनकी बॉडी के मैकेनिज्म पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट इज देयर चॉइस। तो अगर कोई रिप्रोड्यूस नहीं भी कर रहा है इसके कारण, है ना, कोई मर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपको नोट करना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस ना होने के बावजूद भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जिसमें कि सबसे पहला एडवांटेज और बेनिफिट ये है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने पॉपुलेशन को बढ़ाता है या मेंटेन करता है वो रिप्रोडक्शन के कारण, है ना। जब और ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं और नए बच्चे पैदा होते हैं, और जब और नए बच्चे पैदा होते हैं तभी तो पॉपुलेशन बढ़ती है। अगर सोचो ह्यूमन बींग्स ने कहा कि भाई हम सारे के सारे मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि हम तो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे जी, हम और नए बच्चे नए बनाएंगे, है ना। पूरे वर्ल्ड में सोचो सभी ह्यूमन बींग्स ने डिसाइड किया कि हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो क्या होगा, नए बेबीज बनना बंद हो जाएंगे। वेरी गुड, है ना। और जो हम लोग सब जिंदा है, एक समय आएगा बेटा हम सब मर जाएंगे। तो एक टाइम आएगा बेटा, है ना, कि जब पूरे के पूरे पृथ्वी पर क्या हो चुका होगा, ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो चुकी होगी। तो अगर कोई भी स्पीशीज, सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं बेटा, कोई लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, कुछ भी है बेटा, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज या मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा बेटा यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं कि भाई रिप्रोडक्शन के टाइम पे डीएनए में वेरिएशन आता है और जिसकी वजह से स्पीशीज स्टेबलाइज होती है और इवोल्यूशन होता है। अब ये आपको तभी समझ आएगा जब मैं आपको बेसिक बात बताऊंगी। क्या है वो बेसिक बात, चलिए बेटा समझते हैं। देखो बेटा, बस मुझे ना 10 मिनट दे दो इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए, ठीक है। ये एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है बेटा जो आपको बहुत बारी मैं देखती हूँ नहीं पढ़ाया जाता, स्किप करा दिया जाता है, बट जैसे ही बच्चा एनसीईआरटी खोलता है ना बेटा इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के लिए, स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ यही हैं और इनको बच्चा समझ नहीं पाता, जिसके कारण बच्चा हो जाता है डिमोटिवेट और आगे की पढ़ाई करता नहीं है। आगे के टॉपिक कंपैरेटिवली काफी इजी है, बट ये पर्टिकुलर टॉपिक बच्चों को समझ नहीं आता, तो प्लीज ध्यान से सुनना। देखो बेटा, हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक टॉपिक लिखा हुआ है, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। तो यहाँ पे बेटा एनसीईआरटी हमसे पूछ रही है, क्या ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करता है तो क्या वो अपने जैसी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। अब बेटा आप अपने आप को अपनी माता जी या पिताजी से प्लीज कंपेयर करिए, है ना। हमारी औकात तो नहीं है कि हम खुद को उनसे कंपेयर करें, बट इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर कंपेयर करिए बेटा। क्या आपकी शक्ल अपने पिताजी या माता जी से एग्जैक्टली सेम है? क्या आप बिल्कुल आइडेंटिकल हो? क्या बिल्कुल डिट्टो सेम है? समझ ही नहीं आता पापा खड़े हैं या मैं, है ना, ऐसा तो नहीं है मैम। आइडेंटिकल नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट हाँ सिमिलर है ना मैम। मेरी नाक की शेप मिलती है, मेरी आंखों का कलर मिलता है ना, मेरी आईब्रो थोड़ी बहुत मिलती है ना, मेरी लिप्स का शेप मिलता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ मैम थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं, है ना, सिमिलर होते हैं ऑर्गेनिजम्स, बट एग्जैक्टली क्या आइडेंटिकल नहीं होते। तो जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है और अपने जैसा एक और नया इंडिविजुअल बनाता है, अपने जैसा एक और नया यंगर वन बनाता है, वो अपने पेरेंट से एग्जैक्टली सेम नहीं होता, वो सिमिलर होता है, आइडेंटिकल नहीं होता। क्या होता है? सिमिलर होता है। अब सवाल दिमाग में आता है कि भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो डीएनए है वो आपके माताजी और पिताजी के द्वारा आया है। तो उनकी बॉडी का जो डीएनए था और आपके मम्मी की जो डीएनए थी बेटा, वो दोनों डीएनए ने मिलकर, है ना, उन दोनों की डीएनए मतलब मिले एक सेल, मतलब बेसिकली आगे हम पढ़ेंगे बेटा, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? स्पर्म सेल होता है, स्पर्म सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? फादर का डीएनए। एग सेल होता है, एग सेल के अंदर मदर का क्या होता है? डीएनए होता है। एग सेल और स्पर्म सेल दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट के अंदर क्या है बेटा? डीएनए, जो कि मदर और फादर से आया है, और इसी जाइगोट की मदद से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यार तुम्हारी बॉडी के अंदर एक एक सेल जो है बेटा, किसी भी सेल का न्यूक्लियस निकाल लो, उस न्यूक्लियस का डीएनए निकालो, तो आप देखोगे वो डीएनए आपके फादर और मदर से क्या करेगा? मैच करेगा, राइट। अब क्योंकि बेटा डीएनए के अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है, इस बात को याद रखना बेटा। आपकी आंखों का रंग क्या होगा, आपकी स्किन का कलर क्या होगा, आपके नोज की शेप क्या होगी, आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है, आपकी, है ना, आपके ईयर्स कैसे होंगे, हर चीज की इंफॉर्मेशन डीएनए में है। और डीएनए आपको कहां से मिला है? मम्मी पापा से मिला है। इसलिए बेटा आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो मम्मी पापा से मैच करते हैं। ये तो बेसिक चीज हो गई। तो यहाँ पे बेटा एनसीईआरटी लिखती है, यहाँ पर बेटा एनसीईआरटी लिखती है कि डीएनए क्या है? ब्लूप्रिंट है लाइफ का। इसका मतलब क्या है बेटा? ब्लूप्रिंट क्या होता है बेटा? ब्लूप्रिंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हर चीज की क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हर चीज की इंफॉर्मेशन। कोई मशीन बनानी है, कोई गाड़ी बनानी है, कुछ भी बनाना है बेटा, वो कैसे बनेगी, है ना, उसका क्या
इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या प्रोसीजर है, कैसे सब कुछ होगा, इस चीज की सारी इंफॉर्मेशन किस में होती है, ब्लूप्रिंट में होती है। अब बायोलॉजी में बेटा, है ना, बायोलॉजी में ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले डीएनए को कहा जाता है। डीएनए मतलब, डीएनए क्या होता है, डीएनए इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये मैम फुल फॉर्म तो हमें पता है, बट एक्चुअली में डीएनए क्या है, डीएनए धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। बट मैम हमने तो क्लास 9th में ये पढ़ा था कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये मतलब गलत हो गया? अरे नहीं नहीं नहीं, देखो बेटा, डीएनए क्या है, डीएनए कुछ ऐसा दिखने वाला स्ट्रक्चर है ना, डीएनए कुछ ऐसे दिखने वाला स्ट्रक्चर है। अब ये डीएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर कैसे पड़ा होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये डीएनए, ये धागा, अगर ये डीएनए, ये धागा कुछ इस तरीके से क्या है बेटा, फैला हुआ है, स्कैटर्ड है, ठीक है, तो मैं बोलूंगी क्रोमैटिन, मैं इसको नाम दूंगी क्रोमैटिन, मैं कहूंगी देखो क्रोमैटिन दिख रहा है। बट अगर यही डीएनए ने बेटा कुछ इस तरीके की शेप ले ली है, कुछ इस तरीके की शेप ले ली है, उसकी कॉइलिंग हो गई है, वो सिकुड़ के बेटा इस तरीके की शेप अगर उसने ले ली है, तो हम उसको नाम देते हैं क्रोमोसोम। तो बेटा डीएनए ही है। अगर डीएनए ऐसे फैला हुआ है तो क्रोमैटिन, और अगर ऐसे सिकुड़ गया है इस तरीके से बेटा, वो कॉइल हो गया है, कंडेंस हो गया है, और इस तरीके से रॉड शेप की स्ट्रक्चर ले ली है, स्ट्रक्चर जैसी शेप ले ली है बेटा, तो हमने उसको नाम दिया है क्रोमोसोम। ठीक है बेटा, बेसिक चीजें हैं, बस ये ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी चैप्टर की भी बेसिस इसी से बनती है बेटा। ठीक है, चलो अब इतनी बात समझ आ गई, बेसिक बात। अब यहां पे बेटा ध्यान से सुनेंगे, है ना, एनसीईआरटी ने इसको थोड़ा सा इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा है, बट इसको समझना और आपको समझ भी आएगा। देखो, रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तब नए सेल्स बनाए जाते हैं। क्यों भाई, क्या जरूरी है भाई, तुम एक नया ऑर्गेनिज्म बना रहे हो, सोचो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बनेगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे मिलकर बनी होती है मैम, ऑर्गन से। ऑर्गन किससे मिलकर बनते हैं मैम, टिश्यू से। टिश्यू किससे मिलकर बनता है भाई, सेल से। वेरी गुड। तो मुझे एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना है तो मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, नए सेल बनाने पड़ेंगे। वेरी गुड, समझ आ रहा है, हाँ मैम बनाने तो पड़ेंगे। वेरी गुड। अब नया सेल बनाने के लिए मुझे क्या कराना पड़ेगा, मुझे नए सेल बनाने के लिए सेल को डिवाइड कराना पड़ेगा। सही बात है ना भाई, मुझे नया सेल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑलरेडी एक सेल होगा उसको डिवाइड कराना पड़ेगा। सोचो जरा, लॉजिक लॉजिक लॉजिक, है ना। अगर मुझे नया सेल बनवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी एक मेरे पास क्या रहेगा, एक सेल रहेगा जिसके अंदर न्यूक्लियस रहेगा, जिसके अंदर इस तरीके से क्या होगा, डीएनए होगा, और मुझे इसको क्या कराना पड़ेगा, डिवाइड कराना पड़ेगा। जब मैं इस सेल को डिवाइड कराऊंगी तब क्या होगा बेटा, मुझे नए सेल मिल जाएंगे। अब प्रॉब्लम बेटा ये है कि अगर मैं ये बोल रही हूं कि भाई ये डीएनए है इस सेल के पास, ठीक है, तो बेटा ये सेल जब डिवाइड करेगा तो ये क्या करेगा, ये डीएनए अपना इसको दे देगा, तो इसको क्या मिलेगा, अंडा। क्या मिलेगा, इसके पास एक डीएनए है बेटा, इसके पास एक डीएनए है, तो अगर उसने अपना एक ही डीएनए इसको दे दिया तो इसको क्या मिलेगा मैम, कुछ भी नहीं मिलेगा। वेरी गुड। तो ये क्या करता है बेटा, ये तिगड़म लगाता है, ये स्कीम बनाता है कि क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं एक फोटोकॉपी करा लूं इसकी, है ना। ये जाता है कि प्लीज एक फोटोकॉपी करके दे दो, है ना, एक मैं खुद रख लूंगा, एक है ना, सॉरी, एक मैं एक सेल को दे दूंगा, एक दूसरे सेल को दे दूंगा। तो बेसिकली बेटा यहां पर एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है डीएनए कॉपिंग। क्या होती है प्रोसेस, डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग मतलब डीएनए की कॉपी बनाना। तो सेल के अंदर क्या होती है बेटा, डीएनए की कॉपी बनाई जाती है, बिल्कुल इसी का एक कॉपी बना लेता है हमारा सेल। ठीक है, तो ऐसा डीएनए पहले से था, एक और इसका कॉपी बना लिया। अब बेटा ये एक डीएनए इसको दे देता है और बेटा ये एक डीएनए इसको दे देता है ना। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से दोनों को इक्वली मिल जाता है। बट अब गाइस प्रॉब्लम ये है कि कॉपी करते करते तो किसी से भी गलती हो सकती है, जैसे तुमसे भी हो जाती है। जब तुम स्कूल नहीं जाते, अपने दोस्त की नोटबुक मांग के लाते हो कि भाई मेरे को थोड़ा सा दिखा दे अपनी नोटबुक, मुझे टीपना है, मुझे कॉपी करनी है। तो यार देखो, नेचुरल सी बात है, गलती किसी से भी हो सकती है, तुमसे भी हो जाती है। जब तुम होमवर्क को बेटा ऐसे कॉपी कर रहे होते हो अपनी दोस्त की नोटबुक से, तो तुम गलती कर देते हो, कई बारी शब्दों को आगे पीछे करके लिख देते हो। वैसे ही बेटा हमारे सेल से भी बेचारे से कई बार क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। तो जब डीएनए की कॉपी बनाई जा रही होती है तो उस टाइम पे क्या होता है ना, उस टाइम पे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये हमारा डीएनए है, ये हमारा डीएनए है। ठीक है, अब इस डीएनए की क्या बनाई जा रही है, इस डीएनए की कॉपिंग करी जा रही है, डीएनए
कॉपिंग करी जा रही है। अब जब डीएनए कॉपिंग की जा रही है तो अब दिक्कत क्या होगी, गलती से बेचारे से सीक्वेंस जो इंफॉर्मेशन है आगे पीछे हो जाएगी। आगे पीछे होने का मतलब भाई मान लो यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखा हुआ है ए टी जी, ठीक है, ठीक है, सी, यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखा हुआ है ए टी जी सी। बट जब नया डीएनए बना, उस नए डीएनए को बनाते बनाते बेचारे हमारे सेल से गलती हो गई। अब जब हमारे सेल से गलती हो गई तो ये जो सीक्वेंस था ए टी जी सी है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया ए जी सी टी। ये क्या बोल रहे हो मैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। मैं एक सिंपल सी चीज बोल रही हूं कि डीएनए के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन थी। इंफॉर्मेशन मान लो बेटा इस सीक्वेंस में थी, एक कोड था जो कि इस सीक्वेंस में था ATGC। बट जब हमारा डीएनए नया डीएनए बना रहा था, नया डीएनए की कॉपी बना रहा था, तो ये चीजें क्या हो गई, ऊपर नीचे हो गई, जिसके कारण बेटा इंफॉर्मेशन बदल गई। अब सोचो बेटा डीएनए की इंफॉर्मेशन ही बदल जाए। सोचो बेटा अगर आपको किसी ने ब्लूप्रिंट दिया, आपके इंस्ट्रक्शंस आपको लिखकर दिए कि आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं इस सीक्वेंस में, तो ये चीज बन जाएगी। अगर सोचो बेटा उस ब्लूप्रिंट की इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे हो जाए, इंस्ट्रक्शंस बेटा क्या हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, है ना, तो बेटा क्या वही सेम चीज बन पाएगी? मैम नहीं बन पाएगी। आप सोचो आप कुकिंग कर रहे हो, है ना, और उसमें आपको कहा कि आपको पहले ये करना है, फिर दूसरा ये करना है, फिर तीसरा ये करना है, चौथा ये करना है, 10 स्टेप दिए हुए हैं, ठीक है। आप सोचो बेटा 7वां स्टेप तीसरा स्टेप बन जाए और चौथा स्टेप बेटा क्या हो, बेटा चौथा स्टेप 8वां स्टेप बन जाए, तो वो जो आप डिश बना रहे थे क्या वो डिश बन पाएगी? मैम नहीं बन पाएगी, क्योंकि सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया, तो वो चीज तो बन ही नहीं पाएगी। एग्जैक्टली सेम चीज बेटा यहाँ पर होती है। डीएनए की जो इंफॉर्मेशन होती है वो बदल जाती है, जिसके कारण क्या होता है बेटा, जो चीज बननी होती है वो बनती नहीं, है ना। डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है बेटा हमारे कैरेक्टर्स की, हमारी आंखों का रंग, स्किन का कलर, ब्लड ग्रुप क्या होगा, मतलब हर चीज की इंफॉर्मेशन उसके अंदर है। अब सोचो बेटा इंफॉर्मेशन ही बदल गई, तो सेम वो चीज बनेगी जो बनने वाली थी? मैम नहीं बनेगी। एग्जैक्टली तो नई चीज वो वाली पुरानी वाली चीज नहीं बनती, नया कुछ बनता है, नया कैरेक्टर बनता है। और बेटा पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरिएशन कैसे होते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पे। बेटा ये बात लिखवा लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आता है, इसलिए इतना समय दे रही हूं। बहुत सारे तुम देखोगे बेटा इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस नहीं करते, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको सुन लो, ठीक है। तो बेटा पेपर में क्वेश्चन आता है कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे नए कैरेक्टर कैसे बनते हैं, तो हम ये बताएंगे कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे नए सेल्स बनाए जाते हैं। नए सेल्स बनाने के चक्कर में सेल को नया डीएनए बनाना पड़ता है। अब जब डीएनए बन रहा होता है तो बेचारे सेल से क्या हो जाती है, एरर हो जाती है, गलती हो जाती है, जिसके कारण जो डीएनए का सीक्वेंस होता है ना, डीएनए का जो सीक्वेंस होता है, यानी कि डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन का सीक्वेंस होता है ATGC, वो ऊपर नीचे हो गया, इसमें क्या आ गया, वेरिएशन आ गया, वेरी कर गया वो, जिसके कारण नए कैरेक्टर्स बन गए। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, देखो बेटा डीएनए पहले ऐसा था, कुछ गलती हो गई, अब डीएनए ऐसा हो गया, ठीक है। चलिए अब इसी से रिलेटेड बेटा पेपर में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वेरिएशन क्या होते हैं और उनके एडवांटेजेस क्या हैं। ध्यान से सुनेंगे बेटा, वेरिएशन क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं किसी भी कैरेक्टर में जो किसी इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले कैरेक्टर मान लो, कैरेक्टर मतलब आई कलर, आई कलर हमारा एक कैरेक्टर है, आई कलर हमारा एक कैरेक्टर है। बट मैं बोलूं मेरा आई कलर क्या है, मैं बोलूंगी मेरा आई कलर है डार्क ब्राउन, तुम कहोगे मैम मेरा है लाइट ब्राउन, कोई कहेगा मैम मेरा है डार्क ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, राइट। तो यार ये क्या है, ये डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को वेरिएशन कहा जाता है ना। मैं बोलूंगी यार हम तो बड़ा वैरी करते हैं, हम तो बड़ा वैरी करते हैं, हमारे कैरेक्टर क्या है, डिफरेंट है, इसी को नाम दिया गया है वेरिएशन के। ऑर्गेनिजम्स वेरिएशन दिखाते हैं, ऑर्गेनिजम्स की आंखों के कलर में क्या है, वेरिएशन, इसी को वेरिएशन कहा गया, है ना। देखो बेटा ये क्या है, अलग अलग तरीके के रोज के फ्लावर है, कोई पिंक है, कोई रेड है, कोई व्हाइट है, कोई येलो है, कोई ब्लैक है ना, कोई रेड है ठीक है। चलिए ऐसे ही बेटा आप देखो थंब तो सबका है, किसी का स्ट्रेट है, किसी का इस तरीके से बेंड हो जाता है, इसको हिटचिकर्स थंब बोलते हैं। अब आप ये देखो बेटा ये तो एक बहुत ही कॉमन सी चीज है जो हमें देखने को मिल रही है, बट अगर मैं आपको कहूं बेटा रिप्रोडक्शन के दौरान ये जो बदलाव आता है ये कहीं ना कहीं इवोल्यूशन का कारण भी यही बनता है। देखो देखो आपने ये फोटो इस तरीके की बेटा जरूर कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखी होगी। ऐसा कहा जाता है कि बेटा आज हम ऐसे हैं, बट बेटा लाखों साल पहले हम कुछ ऐसे थे।
यहां से यहां तक का सफर कैसे हुआ? जब इन्होंने रिप्रोड्यूस किया होगा तो डीएनए में कुछ चेंज आया होगा और जिसके कारण एक नया कैरेक्टर बन गया, कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म बन गया। इसने रिप्रोड्यूस किया होगा तो बेटा धीरे 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 चेंजेस आए, कुछ ऐसा बन गया। इन्होंने रिप्रोड्यूस किया होगा तो धीरे धीरे चेंजेस आए, बेटा कुछ ऐसे बन गए। इन्होंने रिप्रोड्यूस किया तो धीरे धीरे बेटा कुछ चेंजेस आए और हम ऐसे बन गए। और कहानियां खत्म नहीं हुई है, अभी भी धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं और बेटा हम और है ना इवॉल्व करते जा रहे हैं। तो आपको पता है हम यहां से यहां तक पहुंचे बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो नए सेल्स ना बनते तो डीएनए में है ना मिस्टेक ना होती, अगर डीएनए में मिस्टेक ना होती तो नया कैरेक्टर ना बनता और बेटा ये नए कैरेक्टर बेटर कैरेक्टर्स बनते गए और हम आज ये हैं। और बेटा कहीं ना कहीं वो जो नए कैरेक्टर्स बने उन्होंने हेल्प किया सरवाइव करने में। वो जो नए कैरेक्टर्स बने कहीं ना कहीं उन कैरेक्टर्स ने बेटा हेल्प किया इन सभी को सरवाइव करने में, सरवाइव करते गए तभी तो आज हम इस तरीके से दिख रहे हैं। राइट बेटा, तो काफी हमने समय दे दिया है इस पर्टिकुलर टॉपिक को। आखिरी में यही बोलना चाहूंगी बेटा ये बेनिफिट्स और इंपॉर्टेंस अच्छे से याद कर लेना। वेरिएशन जो होते हैं ऑर्गेनिज्म को बदलती हुई एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं। वेरिएशन की वजह से कोई भी स्पीशीज अपने आप को स्टेबलाइज कर पाती है एनवायरनमेंट में और इवॉल्व कर पाती है ना। डीएनए में जब वेरिएशन आते हैं तो स्पीशीज के अंदर नई नई वेराइटीज बनती है और कहीं ना कहीं नई स्पीशीज भी रिप्रोडक्शन के कारण ही बन पाती है। बेटा कभी आपने सोचा है कि ये सब रोज हैं बट ये सब रोज की अलग अलग वेराइटीज हैं, ऐसा क्यों कि सब इनका रंग अलग क्यों है? क्योंकि सबका डीएनए में थोड़ा थोड़ा क्या आ गया है, अलग अलग इंफॉर्मेशन आ गई है। अब इसका डीएनए बोल रहा है पिंक बनेगा फ्लावर, इसका डीएनए बोल रहा है नहीं रेड बनेगा, इसका बोल रहा है नहीं व्हाइट बनेगा। तो वेराइटीज जो होती हैं बेटा वो भी क्यों होती हैं? बिकॉज डीएनए में डिफरेंस है, डीएनए का सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया, डीएनए की इंफॉर्मेशन बदल गई। और ये इंफॉर्मेशन कब बदली? जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही थी। तो समझे बच्चों रिप्रोडक्शन कितनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, राइट। एंड बेटा है ना आपको लग रहा होगा कि मैम आपने तो 20 मिनट हमारे ले लिए, बट बेटा ट्रस्ट मी अगर आपको ये चीज समझ आई है तो ये वेस्ट नहीं थे बेटा, ये गोल्डन 20 मिनट्स थे, ठीक है। क्योंकि आई नो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। चलिए बेटा आगे के टॉपिक्स देखते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक चीज बेटा, ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म दो तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो एसेक्सुअली या फिर सेक्सुअली, है ना। तो गाइस जैसे कि हम बहुत सुनते हैं, काफी लोगों ने कहा है ना कि किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिजम्स कहते हैं कि भाई हमें किसी और की जरूरत नहीं है, हम अकेले ही काफी हैं, हम अकेले ही काफी हैं अपने जैसा एक और नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, केवल एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल एक सिंगल पेरेंट की मदद से एक और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। बट यहाँ पे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट्स की जरूरत होती है। दो पेरेंट्स होंगे तभी क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म एक नया इंडिविजुअल बन पाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा कुछ स्पेशल सेल्स बनते हैं जैसे कि स्पर्म एग, स्पर्म और एग नहीं बनेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। बट यहाँ पर स्पर्म एग की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक प्रोसेस देखने को मिलती है जिसका नाम होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में स्पर्म और एग मिलकर एक हो जाते हैं और जाइगोट बनता है। यहाँ पर बेटा कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, कोई जाइगोट नहीं बन रहा। एक और चीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, वही अपना डीएनए आगे अपनी जनरेशन को दे रहा है। तो यहाँ पे बेटा जो नई जनरेशन बनती है वो काफी ज्यादा सिमिलर होती है अपने पेरेंट्स से, काफी ज्यादा हद तक। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नली उसको देखें या इंटरनली अंदर जाके देखें तो बहुत ज्यादा एक एक्सट्रीम लेवल पर क्या होती है बेटा, सिमिलैरिटी होती है, ठीक है। और बेटा जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बनते हैं उनको क्लोन्स बोला जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं होते पेरेंट्स से, मतलब आइडेंटिकल नहीं होते, सिमिलर तो होते हैं और आपस में भी बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं होते। बेटा खुद का एग्जांपल ले लो, आपके माता पिताजी ने आपको जन्म दिया, हो सकता है बेटा आपका कोई बहन भाई हो उसको भी जन्म दिया। अब आप बेटा अपनी शक्ल मैच करना, बिल्कुल आप एग्जैक्टली सेम नहीं दिखते अपने भाई बहन जैसे, है ना, डिट्टो नहीं है, बिल्कुल डिट्टो नहीं दिखते, थोड़े बहुत सिमिलर देखते हो, राइट। तो यहाँ पर बेटा क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स, जो नए ऑर्गेनिज्म बने वो जेनेटिकली क्या होते हैं, थोड़े बहुत डिसिमिलर होते हैं, एग्जैक्टली सेम डीएनए नहीं होता बट यहाँ पर सेम होता है, ठीक है बेटा। चलिए अब हमें कुछ मेथड्स डिस्कस करने हैं बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको फटाफट से देखेंगे। पहला टॉपिक है बेटा फिजन।
फिर फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बेनिफिट्स एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन पेपर में पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो बेटा जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फिजन। फिजन में क्या होता है बेटा, सेल डिवाइड हो जाता है। सेल डिवाइड हो जाता है, सेल मतलब पेरेंट सेल, सेल मतलब पेरेंट सेल, पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है। अब डिवाइड होके अगर वो अपने जैसे दो नए क्या बना रहा है, ऑर्गेनिज्म बना रहा है, तो हम उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। बट अगर वो डिवाइड होके अपने जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक ही बारी में बना रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। बाइनरी का मतलब, बाई का मतलब ये होता है टू, और मल्टीपल का मतलब ये होता है मेनी, ठीक है। तो ये हो गया बेटा बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन की बात करते हैं, बेसिकली ये तीन तरीके का होता है बेटा, इरेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, बेसिकली पैरामीशियम के अंदर देखने को मिलता है, बहुत मुश्किल, इसमें कुछ है भी नहीं। इरेगुलर है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं अमीबा के साथ। अमीबा क्या होता है, अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, केवल एक सेल से मिलकर बना होता है। और जब इसके रिप्रोडक्शन की बात होती है तो ये क्या करता है, ये करता है बाइनरी फिजन। कौन से वाली, इरेगुलर वाली। इरेगुलर का मतलब क्या, कुछ फिक्स नहीं है। इरेगुलर का मतलब क्या कि भाई कुछ फिक्स नहीं है, आज इसका मन कर रहा है, आज इसका मन कर रहा है कि भाई आज हम ऐसे टूटेंगे, ऐसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हो सकता है इसका कल मन कर जाए कि नहीं भाई हम तो ऐसे डिवाइड करेंगे, हो सकता है कल इसका मन कर जाए कि नहीं 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 मैं तो ऐसे डिवाइड करूंगा, मैं तो ऐसे डिवाइड करूंगा। तो इसका कुछ भरोसा नहीं है, किसी भी प्लेन में क्या कर सकता है, ये डिवाइड कर सकता है, ऐसे भी डिवाइड कर सकता है, ऐसे भी डिवाइड कर सकता है। तो इसका कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है, इसका कुछ फिक्स नहीं है। पर देखो एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम होता है लिशमैनिया। लिशमैनिया, इसके कारण एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है काला आजार। अब इसका फिक्स्ड है, इसका फिक्स्ड है ना। जब ये रिप्रोड्यूस करता है तो ये अपने आप को बेटा इसे लंबाई में लॉन्गिट्यूडनली क्या कर लेता है, सेपरेट कर लेता है, अपने आप को लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट कर लेता है, नॉट सेपरेट, स्प्लिट कर लेता है, अपने आप को तोड़ लेता है ना। तो एक एक करके बेटा करते हैं डिस्कस। सबसे पहले अमीबा की ही बात कर लेते हैं। जब हम अमीबा की बात करते हैं बेटा, ये एक सेल है जो भी क्या कह रहा है, कह रहा है मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूं, मेरे को डिवाइड करना है, अब मैं अपने जैसे और नए अमीबा बनाऊंगा। तो बना भाई, तो ये फुली ग्रोन अमीबा है ना, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका न्यूक्लियस है ना। तो ये क्या करेगा बेटा, ये धीरे 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 अब रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। जब ये रिप्रोड्यूस स्टार्ट करता है बेटा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट करता है, तो ये सबसे पहले क्या करता है बेटा, अपने न्यूक्लियस को है ना, न्यूक्लियस को धीरे 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 ऐसे इलोंगेट करता है, खिंचने लगता है इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस ऐसे खिंचने लगता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस खिंचा 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 खिंचा, ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया बेटा, ये न्यूक्लियस अलग हो गए, है ना। ये न्यूक्लियस टूट के दो न्यूक्लियस में टूट गया, है ना, ऐसे खिंच रहा है खिंच रहा है खिंच रहा है, दो अलग अलग न्यूक्लियस बन गए। जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है बेटा, तो उस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है कैरियो काइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवाइड होना। तो देखो बेटा यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद बेटा एक पॉइंट आता है कि जब ये साइटोप्लाज्म भी अलग होने लगता है, धीरे 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 साइटोप्लाज्म अलग होगा, खिंचने लगेगा और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है बेटा, तो उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब सेल या साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवाइड होना। और एक टाइम आएगा ये साइटोप्लाज्म भी एक दूसरे से एकदम ऐसे क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। और आखिरी में बेटा हमको देखो कितने सेल मिले, एक और दो। तो जब आखिरी में दो डॉटर सेल्स मिलते हैं, यानी कि दो अमीबा मिलते हैं, तो मैं बोलूंगी ना बाइनरी, बाइनरी मतलब दो। तो एक पेरेंट सेल ने अपने जैसे दो बना दिए, तो बाइनरी फिजन। अब इस बाइनरी फिजन में बेटा प्लेन ऑफ डिवीजन कुछ भी नहीं था, कुछ भी हो सकता है, रैंडम। यहाँ पे तो बेटा इस तरीके से टूटा है सेल, इस तरीके से टूटा है, ठीक है। बट यहाँ पे बेटा ऐसे भी टूट सकता था, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, तो कुछ फिक्स नहीं होता जब, तो हम इरेगुलर बोल देते हैं। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि लिशमैनिया, लिशमैनिया में फिक्स है ना। तो सबसे पहले देखते हैं लिशमैनिया क्या है भाई। लिशमैनिया एक तरीके का प्रोटोजोआ होता है जिसके कारण एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं काला आजार। काला आजार को बेटा हम ब्लैक फीवर भी बोलते हैं या दमदम फीवर भी बोलते हैं। इसमें बॉडी एक्चुअली काफी काली पड़ जाती है, इसलिए इसको नाम दिया गया है काला आजार या ब्लैक फीवर, ठीक है। चलिए अब इस ऑर्गेनिज्म की बात करें बेटा, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है सिंगल सेल से मिलकर बनी है। ये एक सिंगल सेल है, और सिंगल सेल क्या है बेटा, बिल्कुल ही इलोंगेटेड सा है, लंबा सा सेल है। बट गाइस देखिए इसके पास एक क्या है ना, इसके पास एक ये क्या है भाई, ये एक हेयर लाइक है ना, एक स्ट्रक्चर निकल रहा है यहाँ से। आई डोंट नो इफ इट इज विजिबल और नॉट,
दिख रहा है बेटा, ये एग्जैक्टली ये एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फ्लैजेला। फ्लैजेला बेटा हमारे लिशमैनिया को हेल्प करता है मूवमेंट में, ठीक है। और ये है बेटा इसका न्यूक्लियस और ये है यहाँ पे क्या है, इसका साइटोप्लाज्म। अब धीरे धीरे बेटा लिशमैनिया को पता है कि भाई मेरे को तो रिप्रोड्यूस करना है, तो ये क्या करेगा बेटा, धीरे धीरे एक नया, है ना, धीरे धीरे देखो एक नया फ्लैजेला बनाना शुरू करेगा, ठीक है। धीरे धीरे इसने नया फ्लैजेला बनाना शुरू करा, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम देखो बेटा इसने अपना न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू कर दिया है, न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो चुका है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम देखो बेटा फ्लैजेला की लेंथ भी बढ़ती जा रही है, वो ग्रो करता जा रहा है, और यहाँ पे देखो न्यूक्लियस अलग हो गए, और देखो बेटा नया फ्लैजेला काफी फुली क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है। फुली डेवलप क्या है बेटा, फ्लैजेला यहाँ पर सी हो चुका है, नया फ्लैजेला काफी हद तक बन गया, पूरा ही बन गया। अब यहाँ पे देखो बेटा न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद इसकी कहता है कि चलो अब साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता हूँ, तो धीरे धीरे बेटा ये अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है। एक इंपॉर्टेंट बात ये है नोट करने वाली कि ये अपने सेल को बेटा कभी भी ऐसे डिवाइड नहीं करता कि ये वाला पार्ट ऊपर चला गया, ये वाला नीचे, नहीं। ये हमेशा बेटा अपने सेल को ऐसे लंबाई में लॉन्गिट्यूडनली क्या करता है, स्प्लिट करता है। तो ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, देखो धीरे धीरे ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, हमारे दो डॉटर सेल बन चुके हैं, दो बने तो यानी कि बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन कैसे वाली, लॉन्गिट्यूडनली वाली लिशमैनिया के अंदर देखने को मिलती है। फिर आ जाते हैं बेटा हम प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम को बेटा मलेरियल पैरासाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको नाम दिया गया है मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट क्यों कहा है इसको, क्योंकि बेटा ये एक बीमारी कॉज करता है जिसका नाम है मलेरिया, इसलिए इसको मलेरियल पैरासाइट का नाम दिया गया है। इसके अंदर देखने को मिलती है द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मतलब मैनी, यानी कि ये बहुत सारे सेल्स एक बारी में बनाता है, ये एक बारी में बहुत सारे सेल्स बनाता है, ठीक है। बहुत सारे अपने जैसे एक बारी में अपने जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बनाता है, अपने जैसे बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाता है, इसलिए यहाँ पे बेटा मल्टीपल फिजन की प्रोसेस इसको दी गई है। देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो इसको सोच के होते हैं कि पता नहीं ये बाहर वाला क्या है। देखो ये ब्लू कलर से जो मैंने बनाया बेटा ये इसकी क्या है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अंदर यहाँ पे बेटा ये साइटोप्लाज्म है और ये इसका न्यूक्लियस है। मैम बाहर ये क्या है, भाई बाहर मान लो ये थैली है ना। यहाँ पे देखो बेटा आपको थोड़ा सा व्यू देख के थोड़ा आप समझ आ रहा होगा, ये क्या है बेटा, एक थैली है, एक कवरिंग है जिसके अंदर ये सेल रखा हुआ होता है। अब बेटा ये कहता है कि मैं तो डिवाइड करूंगा, ठीक है। एक के बाद डिवाइड करता है, एक से दो सेल बनाता है, फिर वो दो सेल डिवाइड करते हैं, चार सेल बनते हैं, 4 से 8, 16, 32, 64 करते बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। किसके अंदर, उस थैली के अंदर, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर। उस प्रोटेक्टिव कवरिंग का नाम है सिस्ट। तो बेटा बाहर ये जो आपको एक कवरिंग दिख रही है ना, बाहर ये जो आपको एक कवरिंग दिख रही है इसका नाम होता है सिस्ट। और सिस्ट बेसिकली हमारे इस प्लाज्मोडियम के सेल को प्रोटेक्शन देने का काम करती है, ठीक है। अब जब बेटा ये डिवाइड करता है, जैसे कि मैंने कहा इस थैली के अंदर ही बैठा ये क्या करता रहता है, डिवाइड करता रहता है ना। इस कवरिंग के अंदर बैठा ये डिवाइड करता रहता है, 1 2 है ना, 1 से 2 4 8 16 32 करते काफी सारे सेल बन जाते हैं। फिर एक पॉइंट आता है जब ये कवरिंग, ये थैली क्या करती है बेटा, इसको होल्ड नहीं कर पाती और ये सिस्ट जो है बेटा रप्चर हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, फट जाती है, जिसके कारण ये सारे के सारे नए प्लाज्मोडियम, नन्हे मुन्ने नए प्लाज्मोडियम जो बने हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो एक पेरेंट सेल ने अपने जैसे बहुत सारे प्लाज्मोडियम बना दिए, इसलिए प्रोसेस का नाम है मल्टीपल फिजन, ठीक है। चलिए एक प्रोसेस होती है बेटा बडिंग के नाम की। अब बडिंग की जो प्रोसेस है बेटा, ये नाम आया है बड से। बड क्या होता है, बड होती है आउट ग्रोथ, बड होती है आउट ग्रोथ। आउट मतलब बाहर की तरफ एक ग्रोथ, ठीक है। मैं हमेशा जब भी ये बात पढ़ाती हूँ तो हमेशा मैं ये वाला रेफरेंस देती हूँ, ठीक है। आई डोंट नो आप में से कितने सारे बच्चों ने शिनचान देखा है, बट शिनचान जब भी कोई है ना गड़बड़ घोटाला करता था, शरारत करता था, तो उसकी मम्मी उसकी कुटाई कर देती थी ऐसे और उसके सर पे एक आउट ग्रोथ आ जाती थी। आउट मतलब बाहर की तरफ कुछ ग्रो कर जाता था, राइट। तो जैसे बाहर की तरफ कुछ एक आउट ग्रोथ आ जाती थी उसके सर पे, वैसे ही बेटा कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे आती है एक आउट ग्रोथ। उस आउट ग्रोथ को नाम दिया गया है बड। जैसे कि बेटा मान लो हमारे पास ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है ईस्ट। ईस्ट एक तरीके का यूनिसेलुलर फंजाई होता है। फंजाई मतलब समझते हो ना, फंगस है एक तरीके की जो केवल एक सेल से मिलकर बनी होती है, ईस्ट, राइट। अब ईस्ट कैसे रिप्रोड्यूस करता है बेटा, ये उसका सेल है, ये कह रहा है कि अब तो मैं बड़ा हो गया, अब तो मैं रिप्रोड्यूस करूंगा, ठीक है भाई। क्या होता है बेटा, इसका ये सेल है, देखो इसका ये सेल है, इसके सेल के बाहर क्या होती है बेटा, बाहर की तरफ एक आउट ग्रोथ आ जाती है।
एक बड बनना शुरू हो जाती है। अब ये बड धीरे 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 ग्रो करती है और क्या करती है, पेरेंट का जो साइटोप्लाज्म है उसको थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ खींचती रहती है। ठीक है, करते 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 बेटा न्यूक्लियस का भी थोड़ा सा हिस्सा ले लेती है ये। तो यानी कि अब इसके पास खुद का साइटोप्लाज्म है, खुद का न्यूक्लियस है। और जब ये प्रॉपर क्या करती है बेटा, ग्रो हो जाती है, तो एक पॉइंट के बाद ये क्या होती है बेटा, पेरेंट से अलग हो जाती है। तो नया ईस्ट बन गया, नया ईस्ट बन गया। अब कुछ कुछ केसेस में क्या होता है बेटा, एक बर्ड के ऊपर दूसरी बर्ड, है ना, जैसे मान लो ये एक बर्ड बन गई, तो कभी कभी क्या होता है, दूसरी बर्ड, तीसरी बर्ड, चौथी बर्ड, सब एक ही साथ चेन 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 बनाती रहती है। जैसा यहाँ पर हुआ बेटा, वैसा एक एनिमल के अंदर भी होता है जिसका नाम है हाइड्रा। तो गाइस, अगर आपको ये हरा हरा देखकर लग रहा है कि ये कोई प्लांट है, तो आई एम सो सॉरी, प्लांट नहीं है। हाइड्रा एक तरीके का एक्वाटिक एनिमल है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। मैम राक्षस लग रहा है, भाई राक्षस नहीं है, ये क्या है, ये एक छोटा सा, ज्यादा नहीं, छोटा सा, और लगभग 3-4-5 सेंटीमीटर, बिल्कुल छोटा सा क्या है बेटा, एक एनिमल है, पानी के अंदर पाया जाता है। अब बेटा अगर हम इसकी बात करें तो मान लो ये एक मैच्योर हाइड्रा है, तो धीरे 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 क्या होगा, इसकी सरफेस पे एक आउटग्रोथ आएगी जिसका नाम है बड। बड बेटा ऐसे नहीं कहीं पे भी बन जाए, एक स्पेसिफिक स्पॉट पे बनती है। बेसिकली होता क्या है, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये बड बनी है, वहां के सेल्स ने क्या किया, बहुत रैपिडली डिवाइड किया। मतलब यहाँ पे जो सेल्स रहे होंगे उन्होंने टक 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 करके बहुत सारे क्या बना दिए, यहाँ पे सेल बना दिए। अब जब बहुत सारे सेल बन गए तो बाहर की तरफ क्या आ गई बेटा, एक बड आ गई। अब धीरे धीरे ये बड जो होती है डेवलप करती है और नया 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 हाइड्रा बनता रहता है। फिर एक पॉइंट आता है बेटा जब ये वाला कहता है हाइड्रा कि पापा अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, पापा मम्मी मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे सेम ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो पापा मम्मी तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते कौन है, ठीक है, बट मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे जाना है। तो यहाँ पे ये क्या करता है बेटा, यहाँ से अपना पीछा छुड़ाता है कि गाइस अब मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, है ना। तो यहाँ से बेटा ये डिटैच हो जाता है, सेपरेट हो जाता है अपने पेरेंट हाइड्रा से। ये पेरेंट हाइड्रा है ना, ये डेवलपिंग हाइड्रा है। डेवलपिंग हाइड्रा जब फुली मैच्योर हो जाएगा तो देखो बेटा टाटा बाय बाय करके चला गया। ये क्या है, टेंटेकल्स, ये क्या है, टेंटेकल्स बेसिकली वो स्ट्रक्चर होते हैं हाइड्रा के जो इसको ऐसे 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 करके क्या करते हैं, खाना कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, खाना कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हाइड्रा के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाइड्रा बडिंग तो शो करता ही करता है, ये रीजनरेशन भी करता है। और एक बार बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया था कि कौन सी 2 प्रोसेस के थ्रू हाइड्रा रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो हाइड्रा बेटा बडिंग भी कर सकता है और रीजनरेशन भी कर सकता है। ठीक है, चलिए, बट बिफोर रीजनरेशन वी विल बी टॉकिंग अबाउट फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन बेटा एक ऐसी प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जहां पे ऑर्गेनिज्म कहता है अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं अपने खुद टुकड़े टुकड़े कर लूंगा, खुद ही, अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, अब मैं अपने क्या कर लूंगा, अलग अलग टुकड़े कर लूंगा, राइट। तो यहाँ पे बेटा क्या है, हमारे पास एक मल्टी सेलुलर एल्गी है, स्पाइरोगायरा। आपको देख के लग रहा होगा ये तो एक ही सेल होगा, नहीं, ये एक मल्टी सेलुलर एल्गी है, पानी के अंदर पाई जाती है, ग्रीन कलर की होती है। नाम स्पाइरोगायरा इसलिए पड़ गया है क्योंकि स्पाइरल शेप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, देखो कितना ब्यूटीफुल लॉजिक है ना। यस, ठीक है। अब बेटा होता क्या है, जब ये फुली मैच्योर हो जाती है तो ये खुद ही अपने टुकड़े कर लेती है, खुद ही आपको अपने आप को क्या करती है, बोलती है मैं तो थक गया भाई, मैं तो थक गया, मैं तो टूट गया भाई, मैं तो टूट गया, है ना। वो आता था ना एक मीम, मैं तो टूट गया भाई, है ना। तो ये भाई खुद को तोड़ लेती है ना। ये एल्गी खुद को क्या कर लेती है बेटा, मान लो इस टुकड़े को इसने अलग तोड़ लिया, इस टुकड़े को इसने अलग तोड़ लिया, इस टुकड़े को अलग तोड़ लिया। अब ये जो टुकड़ा है ये नया स्पाइरोगायरा बनाएगा, ये जो टुकड़ा है ये नया स्पाइरोगायरा बनाएगा, ये जो टुकड़ा है, ये जो फ्रैगमेंट है ये नया स्पाइरोगायरा बनाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे फ्रैगमेंट बन गए, टुकड़ा मतलब फ्रैगमेंट, और हर फ्रैगमेंट क्या है, केपेबल है एक नया स्पाइरोगायरा बनाने के। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे बेटा इसी से मिलते जुलते एक प्रोसेस है रीजनरेशन, जो कि बच्चे भी कहते हैं मैम जब सेम चीज थी तो नाम अलग क्यों किया। देखो बेटा, सबसे पहले आप इस बात को समझो, फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में सबसे बड़ा फर्क ये है कि फ्रैगमेंटेशन सोच समझ के की गई प्रोसेस है, सोच के करिए कि भाई अब तो मुझे रिप्रोडक्शन करना है, मैं खुद को तोड़ लेती हूँ। सोची समझी साजिश और चाल है ये जो स्पाइरोगायरा ने करी है कि भाई मेरे को तो नए स्पाइरोगायरा बनाने हैं मेरे को, तो मैं तो खुद को तोड़ रही हूँ, राइट। सोच समझ के करी गई सबसे पहली बात, है ना। उसका मैकेनिज्म ही यही है। रीजनरेशन एक्चुअली में देखा जाए, रीजनरेशन अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ही नहीं है। यस, देखो बेटा, रीजनरेशन बेसिकली क्या होती है, एक
सुपर पावर होती है कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास, सबके पास नहीं, कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास एक सुपर पावर होती है कि भाई कल को कोई कुछ उनके साथ स्यापा हो गया है ना, उनकी पूंछ कट गई तो क्या कर लेंगे, दोबारा ग्रो कर लेंगे भाई, क्या हो गया, जैसे छिपकली है, लिजर्ड, आई हेट लिजर्ड्स, ठीक है, अगर बेटा उसकी पूंछ कट जाती है तो वो अपनी पूंछ को दोबारा से रीग्रो कर लेती है, राइट, रीजनरेशन की प्रोसेस से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन, एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को दोबारा से ग्रो कर लेता है, अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को, बॉडी पार्ट अब लॉस्ट हो गया, नहीं रहा, उसको जब दोबारा से रीग्रो कर लेता है, उस प्रोसेस को रीजनरेशन का नाम दिया गया है। स्टारफिश, स्टारफिश कैसे बहुत सारे आर्म्स होते हैं, है ना, बहुत सारे आर्म्स होते हैं, अगर स्टारफिश का आर्म कोई बड़ी मछली चक के ले गई ना बेटा, ऐसे करके चली गई, सोचो अब उसका एक हाथ नहीं है ना, मेरा एक हाथ नकली है, मैं हॉकी का प्लेयर, सॉरी वो तो टांग थी मेरी एक टांग नकली है ना, तो सोचो बेचारी अब एक टांग या एक हाथ नहीं है स्टारफिश का, है ना, तो वो क्या करेगी बेटा, वो उसको दोबारा से रीग्रो कर लेगी, वो उसको दोबारा से रीग्रो कर लेगी। तो रीजनरेशन बेसिकली रिप्रोडक्शन के लिए करा ही नहीं जाता, वो तो इसलिए करा जाता है क्योंकि बेचारों के साथ कुछ दुर्घटना घट गई, बट अब क्या करें, है ना, ऐसे वाला हाथ तो नहीं लेके घूम सकते, तो चलो भाई दोबारा रीग्रो कर लेते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स। एंड बेटा जब वो ऐसा करते हैं तो देखने को मिलता है कि भाई इन्होंने तो रीजनरेशन के चक्कर में, ये तो रीजनरेशन कर रहे थे, इस चक्कर में देखने को मिला कि नए ऑर्गेनिजम्स बन गए। देखो यहाँ पे आपको समझ आएगी ये चीज, यहाँ पे आपको ये बात समझ आएगी। देखो बेटा ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है प्लेनेरिया, इसका नाम है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को फ्लैटवर्म कहा जाता है, बहुत ही चपटा सा, जैसे सेलो टेप होती है ना, बिल्कुल वैसा चपटा सा क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत ज्यादा बड़े साइज का नहीं होता, निन्नू मिन्नू सा होता है, और बेसिकली रिप्रोडक्शन ये कर सकता है, इसके पता है इसके अंदर स्पर्म सेल और एग सेल ये सब चीजें बनती हैं, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए केपेबल है। बट जैसे कि मान लेते हैं भाई पानी में, मैं तो पानी में जा रहा था, मैं तो भेल पूरी खा, मतलब समझ जाओ जा रहा था बेचारा, है ना, इसके साथ दुर्घटना घट गई, जिसके कारण क्या हुआ बेटा, इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए, है ना, मान लो बेटा इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए, है ना, तो अब इसकी बॉडी के 3 टुकड़े हो गए भाई, है ना, इसकी बॉडी के क्या हो गए 3 टुकड़े, ये इसका हेड था, ये इसका मिडल पार्ट था और ये इसकी टेल थी, ये तीनों क्या हो चुकी हैं, अब अलग हो चुकी हैं। तो ये जो हेड वाला पार्ट है बेटा क्या करेगा आपको पता है, ये जो हेड वाला पार्ट है ये अपना नीचे का हिस्सा दोबारा बना लेगा, बीच वाला पार्ट जो है बेटा अपना हेड बना लेगा, अपना टेल बना लेगा, और बेटा जो टेल वाला हिस्सा है अपना सारा ऊपर का हिस्सा बना लेगा, ठीक है। और जब बेटा ये तीनों चीजें अपना अलग अलग हिस्सा बनाएंगी तो देखने को मिलेगा भाई हेड ने क्या किया, नीचे वाली चीजें ग्रो कर ली, है ना, बीच वाले हिस्से ने क्या किया, ऊपर वाला हेड और नीचे वाली टेल बना ली, और नीचे वाली टेल ने क्या किया, अपना बीच वाला और हेड बना लिया। तो भाई देखने को मिला कि यार एक प्लेनेरिया था पहले, उस प्लेनेरिया से 3 प्लेनेरिया बन गए। अब बताओ इसको रिप्रोडक्शन बोल दूं क्या, मैम बोल तो सकते हैं, देखो झूठ तो ये नहीं कह रहा। जब एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और नए ऑर्गेनिज्म बनाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं मैम, रिप्रोडक्शन, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे इसने सोच समझ के चाल साजिश नहीं करी कि मैं तो रिप्रोडक्शन करूंगा, नहीं, ये तो बेचारा बस क्या कर रहा था, अपने खोए हुए बॉडी पार्ट को दोबारा से रीग्रो कर रहा था। तो बच्चों को सबसे पहले ये बात समझनी होगी कि ये डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। और बेसिकली रीजनरेशन इज एक्चुअली नॉट अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज एक्चुअली एक्ट ऑफ सर्वाइवल देखा जाए तो, ठीक है। और प्लेनेरिया को इसी के कारण कहा जाता है कि भाई बड़ा इजीली मरते मुरते भी नहीं है, क्योंकि अगर मान लो बेटा मुंडी कट गई तो मुंडी वाला जो पार्ट होगा नीचे वाले पार्ट दोबारा रीग्रो कर लेगा, ठीक है। ये समझ आया बेटा, चलिए तो ये कंफ्यूजन आई होप आपकी हो गई होगी क्लियर। अब बेटा बात कर लेते हैं किसकी, एक और ऑर्गेनिज्म की जिसका नाम है ब्रेड मोल्ड। इसका नाम ब्रेड मोल्ड क्यों है, क्योंकि ये ब्रेड के ऊपर ग्रो करता है। आपने देखा होगा आपके घर में अगर आप ब्रेड को क्या कर दो, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस में छोड़ दो, थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा, ब्रेड थोड़ी बहुत गीली होगी, है ना, टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म होगा, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा बेटा, ब्रेड के ऊपर ये फंगस लग जाएगी। फंगस का नाम होता है राइजोपस या फिर ब्रेड मोल्ड। अब राइजोपस या ब्रेड मोल्ड जो है बेटा याद करेंगे सबसे पहले, ये क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स बनते हैं। एक स्पेशल टाइप का सेल बनता है इसकी बॉडी के अंदर जिसका नाम होता है स्पोर, ठीक है। अब स्पोर को मैंने फोन किया, हाँ भाई क्या फंक्शन है तुम्हारा, उसने कहा कि भाई मेरे को तो इसलिए बनाया गया है क्योंकि मैं रिप्रोडक्शन कराने में हेल्प करूंगा। तो स्पोर का काम ही क्या है, रिप्रोडक्शन कराना। उससे पूछो तुम क्या करते हो, मैं रिप्रोडक्शन में हेल्प करता हूं जी, मैं रिप्रोडक्शन में हेल्प करता हूं, मतलब मैं एक और नया ब्रेड मोल्ड बना के दूंगा भाई, मेरा काम है नया ब्रेड मोल्ड बनाकर देना, समझ रहे हो। तो यार बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, ब्रेड मोल्ड की बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, बट एक ऐसा स्पेशल सेल जो एक नया ब्रेड मोल्ड बनाने की क्षमता रखता है, जो एक नया ब्रेड मोल्ड बना के देगा, वो है बेटा स्पोर। आप स्पोर को बेटा ऐसे मानो जैसे सीड, है ना, समझने के लिए स्पोर क्या है, एक सिंगल सेल है,
ठीक है। अब बेटा जैसे आप ऐसे इमेजिन करो, जब आप किसी सीड को सॉइल में डालते हो, सॉइल से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, यस, उसको बेटा एयर, वाटर, सनलाइट सब मिलता है, तो वो क्या करता है मैम, जर्मिनेट करता है, वेरी गुड। और जब वो जर्मिनेट करता है तो क्या होता है, नया प्लांट बनता है, वेरी गुड। ऐसे ही होता है ना, सीड को सॉइल में डालो, सनलाइट, वाटर, मिनरल सब कुछ दो, तो एक नया पेड़ हमको मिल जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जब ये स्पोर को बेटा क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जब ये स्पोर को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मतलब जब ये स्पोर मान लो कहां पहुंचता है, मान लो बेटा ये स्पोर कहां पहुंचता है, जब ब्रेड के सरफेस पे पहुंचता है तो इसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। बल्ले बल्ले मतलब क्योंकि इसको ब्रेड से सारा फूड मिलता है और आसपास बेटा एयर है, वाटर, सनलाइट सब है, तो ये ग्रो करने लगता है। अब देखो होता क्या है यहाँ पे एक दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले बेटा एक टर्म है जिसको लेके बच्चे बड़े दुखी रहते हैं, जिसका नाम है हाइफे। हाइफे कुछ नहीं है बेटा, हाइफे बेसिकली एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल्स की मदद से बनता है। मतलब मान लो बेटा, जैसा कि मैंने कहा, ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम ब्रेड मोल्ड है, ये एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। तो यहाँ पे ये एक सेल, ठीक है, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, सातवां सेल, 8, ऐसे बेटा क्या हो गया, देखो एक फिलामेंट बन गया, एक धागा बन गया, है ना, एक फिलामेंट, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन गया। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ही हमने नाम दिया है हाइफे। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ही हमने नाम दिया है, देखो बेटा, हाइफे। ये बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है। अब होता क्या है बेटा, एक और टर्म है एनसीईआरटी के अंदर, एक और टर्म है बेटा एनसीईआरटी के अंदर, है ना। एनसीईआरटी टर्म तो लिख देती है बट मतलब नहीं बनाती, कितना गलत करती है बच्चों के साथ। अब बेटा मान लो ये एक हाइफे है, ये दूसरा हाइफे है, ये तीसरा हाइफे है, ये चौथा हाइफे है। हाइफे का पूरा जाल बन गया। अब बेटा अगर आप इस जाल को देखोगे, है ना, इसको हमने बेटा क्या नाम दिया है, इसको हमने क्या नाम दिया है बेटा, इसको, अरे दिख नहीं रहा क्या, नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। बेटा एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई टर्मिनोलॉजी बता रही हूं, और क्वेश्चन भी आया था 2023 में, ठीक है। माइसीलियम, हाइफे मतलब क्या, बहुत सारे सेल्स से बना हुआ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और जब बहुत सारे हाइफे मिलके एक जाल बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, उसको हमने नाम दिया है माइसीलियम, ठीक है बेटा। चलो वापस आते हैं। अब जब आप इनका स्ट्रक्चर देखते हो ब्रेड मोल्ड का, तो आपको बेटा देखने को मिलेगा एक इस तरीके का डंडा, और उस डंडे के ऊपर लगी होगी एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर। इस बॉल जैसे स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है स्पोरेंजिया। क्या नाम दिया जाता है, स्पोरेंजिया। बेटा ये जो ब्लॉब, ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, इसको नाम दिया जाता है स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर बेटा एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ क्या बनते हैं बेटा, स्पोर्स। देखो मैं आपको बना के दिखाती हूं। अगर मैं बोलूं ये क्या है बेटा, एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर है, बेसिकली इसका नाम स्पोरेंजियोफोर होता है, बट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना। इसके ऊपर बेटा क्या होता है, एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके के स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे, एक बारी में बहुत सारे सेल्स बनते हैं। और इन सेल्स का क्या नाम होता है, क्या नाम होता है इन सेल्स का, वेरी गुड, इन सेल्स का नाम होता है स्पोर्स। इन सेल्स का नाम होता है स्पोर्स। स्पोर्स बहुत हल्के होते हैं बेटा, दे आर वेरी लाइट इन वेट। और ये एक सिंगल सेल है बेटा, ये एक सिंगल सेल है, दे आर वेरी लाइट इन वेट। और इनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, इनके बाहर एक कवरिंग होती है जिसका नाम तो आपको नहीं पढ़ना, बस आप ये याद रखो कि ये जो कवरिंग होती है ये काफी थिक होती है ना, जो इनको क्या देती है, इनको प्रोटेक्शन देती है। अब होगा क्या, जैसे कि बेटा हमने पहले भी देखा है ना, इतने सारे स्पोर्स बन जाते हैं कि ये स्पोरेंजिया यहां से फट जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं बेटा, एक एक करके स्पोर्स बाहर आते हैं। ये स्पोर्स जा रहे हैं, फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं खाने का निशान, कहां जाऊं मैं, अरे ब्रेड पे मैं आ गया। ठीक है, तो बेसिकली बेटा जैसे ही स्पोरेंजिया से ये स्पोर बाहर आता है, तो ये बेटा लाइट वेट होने के कारण इधर उधर उड़ता है हवा में, और हवा में उड़ता फिरता जब इसको ब्रेड मिल जाती है तो उसके ऊपर जाके ये लैंड कर जाता है। और उसके ऊपर जाके जब ये लैंड करता है तो ये ग्रो करता है, और जब ये ग्रो करेगा तो नया ब्रेड मोल्ड मिल गया ना, राइट।
चलिए, कई बार इस तरीके से एडवांटेजेस पूछ ली जाती हैं जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं। स्पोर बहुत लाइट वेट होते हैं जिसके कारण ये बहुत इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, स्पोर्स जो एक बारी में बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। वन स्पोर मतलब वन न्यू ब्रेड मोल्ड, एक बारी में बहुत सारे स्पोर्स बने, यानी कि एक बारी में हजारों नए ब्रेड मोल्ड बनाए जा सकते हैं। उसके अलावा स्पोर्स के पास अपनी खुद की एक क्या होती है, कवरिंग होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है अनफेवरेबल कंडीशन से। मान लो बेटा इसको ब्रेड नहीं मिली, भूखा थोड़ी मरेगा, है ना, मरेगा नहीं, बचा लेगी इसको। डिहाइड्रेशन हो गई, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, तो उन कंडीशंस में बेटा क्या रहेगा, ये प्रोटेक्टेड रहेगा क्योंकि इसके बाहर क्या है, एक बहुत ही मोटी थिक सेल कवरिंग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब बात कर लेते हैं कैसे टॉपिक की जिससे क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन क्या बनता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन बनता है एडवांटेजेस का। ठीक है, तो अब पहले इसको डिस्कस करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? देखो बेटा, वैसे जब भी हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट के अंदर अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है, ठीक है, तो वो होती है बाय द हेल्प ऑफ फ्लावर। फ्लावर की मदद से क्या होती है बेटा, प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, आगे हम देखेंगे भी। बट अगर हम कुछ अलग डिस्कस कर रहे हैं जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कुछ तो फर्क होगा ना। अब देखो बेटा, होता क्या है, कई बारी प्लांट में ना स्टेम, रूट या लीफ की मदद से नया प्लांट बनने लगता है। देखो वैसे जनरली रूट का काम क्या है, सॉइल से वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करना। स्टेम का काम क्या है, उस वाटर मिनरल को, फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। लीफ का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाना। इनका काम देखा जाए तो रिप्रोडक्शन का नहीं है, बट कभी कभी कुछ स्पेशल केसेस में देखने को मिलता है कि स्टेम, रूट या लीफ की मदद से नया प्लांट बनने लगा। जब स्टेम, रूट, लीफ की मदद से नया प्लांट बनने लगता है तो हम बोल देते हैं कांग्रेचुलेशंस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुई है गाइस, है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम कब बोलते हैं, जब प्लांट अपनी स्टेम, रूट या लीफ की मदद से नया प्लांट बनाने लगता है। देखो बेटा, जैसे कि कुछ एग्जांपल है जो हमें बहुत अच्छे से आने ही चाहिए। स्टेम, स्टेम में बेटा एनसीईआरटी के अंदर पोटैटो का एग्जांपल दिया हुआ है, बट अनियन, लेमन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, देखो पोटैटो क्या है, पोटैटो मैम हम हैं आलू चालू बच्चे, है ना। आलू चालू बच्चों, तुम्हें पता है आलू क्या होता है? आलू बेसिकली एक अंडरग्राउंड स्टेम होती है। कभी देखा है आलू जब आता है मार्केट में बहुत मिट्टी लगी होती है क्योंकि वो जमीन के नीचे पाया जाता है। अंडरग्राउंड स्टेम, उसको ट्यूबर भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर आप इसको देखेंगे, है ना, आलू को, तो आप उसको छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, उसको थोड़ा बहुत मॉइस्चर वगैरह दो, थोड़ा बहुत हॉट एंड ह्यूमिड थोड़ी चीजें दोगे, तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि आलू चालू, आप देखोगे इसके ऊपर से बेटा एक नया प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली आलू एक स्टेम है, स्टेम की मदद से नया प्लांट बन रहा है, तो बोल देंगे ना वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गई। यस, ऐसा ही बेटा अनियन और लेमन के केस में भी देखने को मिल जाता है। रूट, कुछ प्लांट होते हैं जिनके रूट की मदद से क्या होता है, नया प्लांट बन सकता है। जैसे कि बेटा शकरकंदी, गाइस मैं आपको शकरकंदी नहीं बोल रही हूं, है ना, तो स्वीट पोटैटो को शकरकंदी बोलते हैं हमारी भाषा में। बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि इसको कचालू या मीठा आलू, पता नहीं कुछ तो बोलते हैं, है ना। हाँ, तो बेटा, तो ये क्या होता है बेटा, जो हम खाते हैं, क्या खाते हैं, स्वीट पोटैटो। जब हम शकरकंदी, कचालू खाते हैं तो बेसिकली वो रूट खा रहे होते हैं। आपको पता है उसके अंदर भी क्षमता है एक नया प्लांट बनाने की। देखो बेटा कैसे यहाँ पे शकरकंदी की मदद से देखो नया प्लांट बन रहा है। ठीक है, वैसे ही बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन बनता है। किसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन बनता है? इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन बनता है। लीव्स, एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम को हिंदी में बोलते हैं पत्थर चटा, है ना। अब बेटा इसकी लीव्स जो होती हैं बड़ी ब्यूटीफुल होती हैं। मेरे घर में छत पे लगा हुआ है ये पौधा, ठीक है, मुझे पता ही नहीं था। मैं एक दिन गई छत पे, मैंने कहा अरे ये तो देखा लग रहा है, अरे इस पे तो लीफ बर्ड्स भी है। फिर मेरे को पता चला ये तो भाई मेरे घर पे भी है और मुझे पता ही नहीं था 3 साल से। ठीक है, देखो बेटा ये जो प्लांट होता है इसकी लीव्स पे इस तरीके की ना छोटी लीफ बर्ड्स होती हैं। और ये लीफ बर्ड्स बेटा क्या करती हैं, ये लीफ बर्ड्स के पास कैपेसिटी है डिवाइड करके रूट्स बनाने की, है ना। तो बेसिकली ये लीफ बर्ड बेटा जब सॉइल में गिरती है तो ये सॉइल में जाने के बाद ग्रो करती है। सॉइल में जाने के बाद बेटा ये जब गिरेगी सॉइल में जाएगी तो सॉइल में जाने के बाद धीरे धीरे ग्रो कर जाएगी, ग्रो करेगी, धीरे धीरे रूट्स बनाएगी और हमें पूरा नया प्लांट बना के दे देगी। तो हमने स्टेम की मदद से, रूट की मदद से, लीफ की मदद से नया प्लांट बना दिया, तो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये तो बेटा नेचुरली देखने को मिलता है। हमने तो नहीं कहा आलू को कि भाई तू प्लांट बना, या इसको बोला या उसको बोला। नेचुरली ये नेचर में हो रहा है। ठीक है,
नेचुरली ये नेचर में हो रहा है। स्टेम, रूट, लीफ की मदद से प्लांट कई बार नया प्लांट बना सकते हैं। बट आपको पता है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इतनी बढ़िया प्रोसेस है कि हमारी जो फार्मिंग या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है बेटा, वहां पर इसको बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है नए प्लांट्स बनाने के लिए। अभी हमारे कोर्स में तो नहीं है बेटा, ठीक है, बट यस फार्मर्स कुछ अलग अलग वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एक्टिविटीज को या मेथड्स को यूज करके नया प्लांट बनाते हैं। मैं आपको सिर्फ नाम बता रही हूँ बेटा, एनसीईआरटी में नहीं है, हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये क्या है बेटा, कुछ प्रोसेसेस है। अलग अलग मेथड्स को यूज करके किसान भाई लोग क्या करते हैं बेटा, नए प्लांट्स उगाते हैं। इसमें से किसी भी एक्टिविटी में बेटा वो बीज नहीं बो रहे हैं सॉइल में कोई सीड नहीं डाला जा रहा है ना, कोई फ्लावर का यूज नहीं हो रहा है। बेसिकली प्लांट की स्टेम, रूट या लीफ की मदद से नया प्लांट बनाया जा रहा है। और आजकल तो बेटा प्लांट्स लेबोरेटरी के अंदर उगाए जा रहे हैं, टिश्यू कल्चर की मदद से लैब्स के अंदर प्लांट ग्रो किए जाते हैं। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में थी, मैं हमेशा बताती हूँ ये बात एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दैट, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, मैंने बॉटनी में पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, तो हमने भी बेटा लैबोरेटरी के अंदर पौधों को उगाया था। ये सनलाइट वनलाइट कुछ नहीं होती, ये जो लाइट होती है ना ट्यूबलाइट की लाइट के अंदर, उनको हमने उगाया था। लैब के अंदर हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, सब करते हैं, और प्लांट को बेटा बिना किसी सीड वीड की मदद से टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ऐसे उनको उगा सकते हैं। तो आजकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है गाइस, ठीक है। चलिए अब आता क्या है पेपर में, भाई पेपर में आता है ये क्या, ये एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्या फायदे हैं, एडवांटेजेस क्या है, क्यों किसी को वेजिटेटिव प्रोपगेशन करना चाहिए, है ना। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, उसके अंदर क्या है बेटा, उसके अंदर फ्लावर्स और फ्रूट्स जल्दी आते हैं। मतलब देखो, मान लो बेटा मैंने कहा तुमको कि तुम ये लो सीड, है ना, और इस सीड को जाओ सॉइल में डालो, तो अब देखो बेटा सीड धीरे धीरे जर्मिनेट करेगा, धीरे धीरे उसमें स्टेम आएगी, फिर धीरे धीरे लीव्स आएंगे, फिर धीरे धीरे फ्लावर्स आएंगे, धीरे धीरे फ्रूट्स आएंगे। और सेम चीज बेटा अगर मैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन करूं, तो वो प्लांट जो मैंने वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके उगाया होगा उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स जल्दी आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं किसी प्लांट को वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके उगा रही हूं तो उसमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जल्दी आते हैं, यानी कि क्विक मेथड है, ठीक है। अच्छा, उसके बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से हम बहुत सारे प्लांट्स को उगा सकते हैं कम टाइम में, है ना, कम टाइम में उगा सकते हैं बहुत सारे प्लांट्स को। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है बेटा, एक रैपिड मतलब क्विक मेथड है ना, इजी है, इजी भी है ना, और चीपर भी है। चीप ना लिख के कृपया करके इकोनॉमिकल लिख देना, अपने शब्दों का चयन करना सीखो, है ना। ऐसे वर्ड्स थोड़ा, यानी वोकैबुलरी पे मैम कॉन्सेप्ट तो सीख नहीं पा रहे हैं, वोकैबुलरी कहाँ से सुधारें, अपनी कोशिश तो कर सकते हो, क्योंकि बेटा इट्स ऑल मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। बट पहले कॉन्सेप्ट फर्स्ट, बाद में ये सब चीजें, ठीक है। तो इकोनॉमिकल मेथड है, इकोनॉमी मतलब सस्ता पड़ता है, जल्दी है, इजियर है ना, प्लांट्स को जल्दी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल आप देखते हो बेटा बहुत सारी ऐसी वेराइटीज आ गई हैं मार्केट में जिनमें सीड्स ही नहीं होते। आपको पता है आजकल ऐसे पपीते आ रहे हैं जिनमें सीड नहीं होता, ऐसे वाटरमेलन आ रहे हैं जिनमें सीड नहीं होता। इवन बेटा जो हम बनाना खाते हैं, है ना, जो बनाना हम नॉर्मली खाते हैं उसमें सीड नहीं होता है। बट आपको पता है जो जंगली वाले केले होते हैं, जंगल में पौधे पाए जाते हैं, उनमें सीड्स होता है, ठीक है। तो ये सब बेटा ऐसे प्लांट जिनमें सीड्स नहीं आ रहे हैं, उनको कैसे ग्रो किया जाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, है ना। बनाना है, ऑरेंज है, रोज है, जैस्मीन है ना, जिनमें अब सीड्स नहीं आते हैं, इन सबको बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्रोसेस से ग्रो किया जाता है, ठीक है। इवन रोज, है ना, ये जो रोज आपको दिख रहा है, आपने कभी देखा है कोई बोले हम तो रोज के सीड लाए हैं, ये अब हम सॉइल में डालेंगे, फिर हम बैठ के इंतजार करेंगे कि कब बनेगा रोज का प्लांट? नहीं भाई, इजीली पता आजकल क्या किया जाता है, मैं आपको बताती हूँ, शॉर्ट में बताती हूँ। देखो मान लो बेटा ये रोज का, है ना, हमारे पास ये रोज है, मैं क्या करूंगी बेटा, इसका एक कटिंग ले लूंगी, कुछ इस तरीके से, मेरे को थोड़ी सी स्टेम मिल जाए, है ना, और हल्की सी इसकी लीफ मिल जाए। अब मैं जो इसका कटिंग लूंगी, है ना, मैं जो इसका एक हिस्सा लूंगी, उसको सॉइल में डाल दूंगी, कुछ टाइम बाद में देखूंगी बेटा उसमें रूट वूट भी आ जाएगा, धीरे धीरे उसमें फ्लावर आ जाएगा। तो हमने रोज का एक छोटा सा पार्ट कट करा, उस कटिंग की मदद से हमने क्या किया बेटा, एक नया प्लांट ग्रो कर दिया। तो आजकल ऐसे होता है, बहुत सिंपली रोज को आप भी ग्रो कर सकते हो। आपके घर में कोई आपको रोज दे, अरे तुम्हें कौन ही दे रहा है हाँ, गलती से बेटा मान लो आपको कोई फ्लावर दे दे तो आप उसको कहना कि ये लो मैडम, ये लो भैया, ये लो ऊपर का ले जाओ आप, हमें नहीं चाहिए, हमें ये दे दो,
हमको ये मांगता है, हम इसको घर लेके जाएंगा, इसको पौधे में लगाएंगा, हमारे पास एक नहीं हमारे पास 50 फूल हो जाएंगे। आप अपना रोज अपने पास रखो बस, प्रोपगेशन का सही फायदा उठाएं और अपने घर में खुद गुलाब लगाएं, किसी के गुलाब के चक्कर में ना बैठें। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। तो ये आ गया बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है इसलिए इतना टाइम लगा रही हूं भाई। जितने भी प्लांट्स को वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा उगाया जाता है वो बिल्कुल क्या होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। यानी कि मान लो बेटा, मान लो ये मैंने इसकी एक कटिंग लेकर जो मैंने दूसरा प्लांट ग्रो किया था, जो दूसरा प्लांट ग्रो होगा वो इसके बिल्कुल कंप्लीटली सिमिलर होगा, यानी कि उसका डीएनए और इसका डीएनए बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, चलिए उसके अलावा बेटा जो डिजायरेबल कैरेक्टर होता है फ्रूट का वो भी क्या किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, मान लेते हैं बेटा मेरे पास कोई पौधा है, इस पौधे के अंदर बहुत ही रसीले फल लगते हैं, तो मैं चाहती हूं भाई ऐसे ही और 50 पेड़ में लगा दूं कि बिल्कुल सेम ऐसे ही फल उनमें भी आए। तो बेटा मैं वहां पर इस्तेमाल करूंगी किसका, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। वेजिटेटिव प्रोपगेशन सारे कैरेक्टर मेंटेन रखता है, अगर उसका साइज अच्छा है, उसका टेस्ट अच्छा है, तो जो प्लांट मैं उसकी मदद से उगाऊंगी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से, वो भी बिल्कुल सेम वैसे ही साइज के फ्लावर, वैसे ही साइज के फ्रूट और वैसे ही टेस्ट के फ्रूट हमको देगा। समझे बच्चों, तो ये था हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब स्टार्ट करते हैं द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट सबसे पहले बेटा एक बार डिस्कस कर लेते हैं बेसिक्स, ठीक है, जो कि क्या है बेटा, कॉमन है। चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा हो, चाहे एनिमल्स हैं, कोई भी एनिमल हुआ, ह्यूमन बीइंग हुआ, प्लांट हुए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है बेटा, तो ये सीक्वेंशियल स्टेप्स बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल बेसिक है बेटा। ये हर जगह क्या करता है, अप्लाई होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो क्या है भाई, हमारे पास 2 पेरेंट होने चाहिए, और वो 2 पेरेंट होने चाहिए ऑफ डिफरेंट सेक्स, मतलब एक मेल और दूसरा फीमेल, राइट। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास 2 पेरेंट है, एक मेल पेरेंट एक फीमेल पेरेंट। ह्यूमन बीइंग के केस में बेटा उस मेल पेरेंट को फादर बोल देते हैं एंड फीमेल पेरेंट को मदर बोल देते हैं, ठीक है। बट दूसरे उसमें है ना, प्लांट के केस में कहीं मदर फादर मत लिखाना, दैट इज टेक्निकली एंड साइंटिफिकली गलत है, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते हम। तो प्लांट के केस में बेटा मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट ऐसे लिखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब होता क्या है, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा हो बेटा, ये चीजें कॉमन है। तो पहली चीज रिक्वायरमेंट क्या हो गई, 2 पेरेंट ऑफ डिफरेंट सेक्स, मेल एंड फीमेल। दूसरी चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब तक नहीं होगा जब तक गैमीट नहीं बनेगा, मेल गैमीट फीमेल गैमीट। ये क्या है, गैमीट कुछ ऐसे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं बेटा जिनकी मदद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जाती है। हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग तरीके के सेल्स हैं, हर बॉडी पार्ट का अलग अलग सेल क्या कर रहा है बेटा, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। हार्ट के सेल्स ब्लड को पंप करने में हेल्प करते हैं, किडनी के सेल्स ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं, लंग्स के सेल हमें ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। अगर कोई पूछे भाई मेल गैमीट क्या करता है, फीमेल गैमीट क्या करता है, मेल गैमीट का नाम होता है स्पर्म सेल, फीमेल गैमीट का नाम होता है एग सेल। भाई तुम करते क्या हो, तुम्हारा काम क्या है, तो वो कहेंगे हम एक्सपर्ट हैं जी, किस चीज के, हम एक्सपर्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, हमारा काम है नया ऑर्गेनिज्म बनाने का। तो गैमीट्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनका काम है नया ऑर्गेनिज्म बनवाना, ठीक है। इनको बेटा जर्म सेल्स भी बोल दिया जाता है, बट हायर लेवल पे जाके हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि थोड़ा सा क्या है बेटा, फर्क होता है, ठीक है। अभी आप इतना याद रखिए, गैमीट स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और इन्हीं की मदद से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब होता क्या है, जैसे पहला स्टेप क्या है बेटा, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है सबसे पहले क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि मेल की बॉडी में क्या होगा बेटा, स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होगा। मेल की बॉडी के अंदर क्या होगा बेटा, स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होगा जो कि मेल गैमीट होता है। और फीमेल की बॉडी में क्या होगा बेटा, एग सेल, जिसको ओवा भी कहा जाता है, ठीक है, ओवम या फिर ओवा, ठीक है, एग सेल कहा जाता है बेटा। अब आप एक बात नोट करेंगे यहां पर, जब मेल की बॉडी में और फीमेल की बॉडी में गैमीट बन रहा है तो इस प्रोसेस को नाम दिया गया है गैमीटोजेनेसिस। गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस को गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं। व्हाट इज गैमीटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। तो मेल की बॉडी में स्पर्म सेल बनता है, तो स्पर्म सेल की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और एग सेल की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं oogenesis, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गैमीटोजेनेसिस भी याद रखोगे तो वो भी बहुत है, ठीक है। चलो अब बेटा यहाँ पे बात याद रखने वाली ये है कि जब गैमीट बनता है तो यहाँ पर बेटा प्रोसेस होती है मियोसिस की, यहाँ पे प्रोसेस होती है मियोसिस की, ये बात आपको याद रखनी है। जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना
जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म गैमीट बनाता है, गैमीट बनाना मतलब नया सेल बनाना, नया सेल बनेगा तो सेल डिवाइड करना पड़ेगा। सेल डिवाइड या तो माइटोसिस से होता है या मियोसिस से होता है। मियोसिस के प्रोसेस के द्वारा गैमीट बनाए जाते हैं। और याद रखेंगे मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन होती है। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। ये हम 9th क्लास में पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। यानी कि जब किसी भी, है ना, अगर मैं ह्यूमन बींग का एग्जांपल ही क्यों ना लूं, ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर बेटा जब स्पर्म सेल या एग सेल बनता है तो उस एग सेल के अंदर, उस स्पर्म सेल के अंदर आधे क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब बेटा जी आप इसको ऐसे समझिए, मान लेते हैं स्पर्म सेल का फॉर्मेशन हुआ, एग सेल का फॉर्मेशन हुआ मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा। जब मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा जब ये सेल्स बनते हैं, वैसे नॉर्मली हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स है, टोटल 46। बट क्योंकि बेटा मियोसिस की प्रोसेस हो रही है, बेटा मैं 4 सेल्स नहीं बना रही हूं, वैसे 4 सेल्स बनते हैं, क्योंकि मियोसिस की प्रोसेस होती है बेटा, तो जब नया सेल बनता है उसके अंदर केवल और केवल आधे क्रोमोसोम रह जाते हैं। यानी कि जब एग बनेगा तो उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे, जब स्पर्म सेल बनेगा उसके अंदर क्या होंगे भाई, 23 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। और अब बेटा जब क्या होगी, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, ये दोनों सेल एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ये दोनों सेल एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे और यहाँ पे एक नया सेल बनेगा जिसमें कि इसके 23 क्रोमोसोम, इसके 23 क्रोमोसोम मिलके टोटल 46 क्रोमोसोम्स हमको देंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, पहले क्रोमोसोम आधे होते हैं फिर डबल होते हैं। पहले तो मियोसिस के टाइम पे क्या हो गए, आधे हो गए, 46 का 23 हो गया। बताओ जरा क्या हुआ, बताओ जल्दी बताओ, यहाँ पे क्या हुआ बेटा। पेपर में क्वेश्चन आता है और सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को इन्हीं क्वेश्चंस में आती है, और यही क्वेश्चंस मैं देख रही हूँ बच्चों को नहीं कराए जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम है भाई। ये पहले क्या हुआ, मियोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया। वैसे हमारी बॉडी के हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो बट जब ये गैमीट बनाए गए, जब एग सेल और स्पर्म सेल बनाया गया तो क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया। देखो आधा हो गया, और आधा होने के बाद में क्या हो गया, डबल हो गया, क्योंकि ये 23 क्रोमोसोम मिलके टोटल कितने हो गए बेटा, 23 यहां से आए, 23 यहां से आए, तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स हो गए, 46 क्रोमोसोम्स हो गए जाइगोट में। और इसके बाद जितने भी सेल्स होते हैं सब में क्या होते हैं बेटा, इसके बाद जितने भी सेल्स बनते हैं सबके अंदर क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो याद रखेंगे क्रोमोसोम नंबर पहले आधा होता है फिर डबल होता है, क्रोमोसोम नंबर गेट्स हाफ देन गेट्स डबल्ड, ये बात याद रखनी है। वापस आते हैं बेटा, चलिए, तो मेल पेरेंट के अंदर स्पर्म सेल बना, फीमेल पेरेंट के अंदर एग सेल बना मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा, फिर दोनों के क्या हुए बेटा, दोनों के गैमीट्स एक दूसरे के पास आए, ठीक है। जैसे कि हम प्लांट के केस में देखें पॉलिनेशन की मदद से आते हैं, ह्यूमन बीइंग के केस में सेक्सुअल इंटरकोर्स की मदद से आते हैं। ह्यूमन बीइंग के केस में क्या होता है बेटा, मेल पेरेंट अपने स्पर्म सेल्स को फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज या इजैकुलेट करता है। फीमेल की बॉडी के अंदर जब ये स्पर्म सेल जाते हैं तो ये पहुंच जाते हैं किसके पास, एग के पास। और अब ये एग और स्पर्म सेल मिलके देखो क्या हो गए बेटा, एक हो गए, दोनों फ्यूज हो गए। जब दोनों फ्यूज हुए तो फर्टिलाइजेशन के बाद एक स्पेशल सेल्स बनता है बेटा जिसको हम बोलते हैं जाइगोट एक सिंगल सेल होता है। अब ये एक सिंगल सेल क्या करता है, बार बार डिवाइड करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4, 8, 16, 32, 64, 256 करते एक बॉल बन गई बेटा सेल की, हाँ ना, एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन गया जिसका नाम है एम्ब्रियो। अब धीरे धीरे बेटा सेल बन गए, बहुत सारे सेल का ग्रुप बनेगा, टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से धीरे धीरे ऑर्गन बनेंगे, धीरे धीरे बच्चे के बेटा हाथ पांव बनने लगेंगे, सर्वर बनने लगेगा। तो हमें देख के समझ आ जाएगा यार कोई ह्यूमन का बच्चा बन रहा है ना। तो यार बेटा इसको हमने नाम दिया है फीटस, इसको हम नाम देते हैं फीटस, कि इतनी डेवलपमेंट हो गई है कि धीरे धीरे लिम्स मतलब आर्म्स लेग्स वगैरह बन गए। तो जब ये वाली स्टेज आ जाती है तो उसको फीटस बोलते हैं। फिर फाइनली बेटा होता क्या है, लगभग 40 वीक्स यानी कि 9 मंथ्स बाद क्या होता है, एक बेबी जन्म लेता है ना। और जब उसकी डिलीवरी हो जाती है तब जाके हम उसको क्या बोलते हैं, बेबी। जब तक वो अपनी मम्मा के, है ना, पेट में नहीं होता, पहली बात तो जब तक वो अपनी मदर की बॉडी के अंदर है तब तक या तो हम उसको डेवलपिंग एम्ब्रियो या फिर फीटस बोलते हैं। डिलीवरी हो गई, है ना, इस पापी दुनिया का हिस्सा बन चुका है, अब उसको पढ़ना पड़ेगा बहुत सारा, है ना। तो अब बेटा उसको क्या बोलेंगे, अब हम उसको बोलेंगे बेबी, ठीक है। चलिए बेटा, तो यहाँ पे सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले गैमीट बने, फिर उसके बाद बेटा गैमीट का ट्रांसफर हुआ, यानी कि गैमीट को भेजा गया दूसरे गैमीट के पास, फिर फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, फिर धीरे धीरे एम्ब्रियो की और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई और पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन गया। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्या, अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो भाई ये जो सुंदर सा फ्लावर आपको दिख रहा है, ये बेटा, है ना, ये प्यार जताने के लिए तो देखो लोग यूज करते ही करते हैं, बट प्लांट के अंदर बेटा इस फ्लावर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि यही जो फ्लावर है ये हेल्प करता है प्लांट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यही फ्लावर है बेटा जिसकी मदद से प्लांट के अंदर सीड बनेगा। और बेटा आप एक बात बताओ, अगर आपको एक नया सीड मिल जाए तो आप नया प्लांट बना सकते हो कि नहीं बना सकते, सोचो जरा, सोचो।
सोच के जवाब दो। नया प्लांट बनाने के लिए अगर मैं तुमको सीड दे दूं तो तुम्हें नया प्लांट मिल जाएगा। एग्जैक्टली तो तुम्हें अब क्या करना है, तुम्हें ये कोशिश करनी है कि हमें कुछ भी करके सीड मिल जाए। अगर हमें एक बार सीड मिल गया तो हम उस सीड को सोइल में डालेंगे और हमें नया प्लांट मिल जाएगा। तो बेटा वो सीड पता है कहाँ बनता है? एग्जैक्टली इसी फ्लावर के अंदर बनेगा। कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, देखते हैं, चलिए समझते हैं। तो फ्लावर क्या है बेटा? फ्लावर इज द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन, तो सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गन हेल्प करता है प्लांट का, उसका नाम होता है फ्लावर। ठीक है, अब फ्लावर के बेटा अलग अलग पार्ट्स होते हैं। फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इस फ्लावर में बेटा ये तो असली वाली प्रॉपर लीव्स हैं, बट अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे तो आपको ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, दिख रहा है? आई डोंट नो आपको इस पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं डार्क पे शो करती हूँ, राइट? आपको बेटा ये लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनका नाम होता है सेपल। ठीक है, ये जो आपको रंग बिरंगी पंखुड़ियां दिख रही हैं जो हमें बहुत सुंदर लगती हैं, है ना, और इंसेक्ट्स को भी बहुत अच्छी लगती हैं, इनको हम बोलते हैं पेटल्स। ठीक है, सेपल्स एंड पेटल्स। सबसे पहले इन्हीं को देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा इन्हीं को देख लेते हैं। देखो बेटा ये क्या हो गई? सेपल। ये बेसिकली हमारे प्लांट को नीचे से सपोर्ट देती हैं और जब हमारा फ्लावर ऐसे बर्ड फॉर्म में होता है तब उसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। पेटल्स बेटा, पेटल्स क्या होती हैं? पेटल्स हमारे इंसेक्ट्स और पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूज होती हैं। इसके अलावा बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें अभी काम भी आने वाली हैं आगे, एक है बेटा एंथर और एक है बेटा स्टेमन और एक है पिस्टल। बेसिकली जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, जो बेटा उसको हम क्या करते हैं, इस साइन से डिनोट करते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसका नाम होता है स्टेमन। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन का मतलब वो पार्ट जहां पर मेल गैमीट बनेगा। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है इसको इस साइन से डिनोट करते हैं और उसका नाम होता है पिस्टल। मतलब भाई ये वो पार्ट होता है फ्लावर का जहां पर फीमेल गैमीट बनेगा, यानी कि एक्सेल बनता है। अब बेटा सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे, है ना, एकदम फंक्शन देखते हो, चलो पेपर में आ जाते हैं क्योंकि डायग्राम के साथ साथ ये सब बनाने के लिए आ जाता है। देखो बेटा जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, सेपल को कैलिक्स बोलते हैं, ग्रीन कलर का होता है, प्रोटेक्शन देता है और सपोर्ट देता है फ्लावर को। ठीक है, उसके अलावा बेटा पेटल्स, इनको कोरोला बोलते हैं, बहुत ही ब्राइटली कलर्ड होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, फ्रेग्रेंस होती है इनके पास कई बारी, और ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। स्टेमन की बात कर लेते हैं बेटा। व्हाट इज अ स्टेमन? स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टेमन एंड्रोशियम भी बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल सेक्स ऑर्गन है। एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा जिसको बोला जाता है फिलामेंट, और फिलामेंट के ऊपर इस तरीके से बेटा एक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसका नाम होता है एंथर। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? ये वाला पार्ट हो गया फिलामेंट और ये वाला पार्ट हो गया बेटा एंथर। एंथर बेटा वो वाला पार्ट होता है फ्लावर का जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं, तो एंथर के अंदर क्या होते हैं भाई? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मान लो बेटा यहाँ पे मैंने एक पॉलन ग्रेन को बाहर निकाल लिया, है ना, तो एंथर के अंदर क्या बनते हैं? एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं, याद रहेगा, एंथर के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन। अब बेटा बहुत सारे बच्चों को लगता है पॉलन ग्रेन ही मेल गैमीट होता है, बट ऐसा नहीं है। पॉलन ग्रेन को बेटा अगर हम यहाँ पर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। इसके पास दो कवरिंग्स होती हैं, दो लेयर्स होती हैं। बाहर वाली लेयर काफी थिक होती है, स्पोरोपोलिन नाम के सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है। काफी ज्यादा ऐसा सब्सटेंस होता है जो इजीली डिस्ट्रक्ट नहीं होता, बट इसमें जाने की हमको जरूरत नहीं है गाइस। ठीक है, इसको दूसरे कलर से बनाऊंगी। हाँ, बात क्या थी? बात ये थी, जब तक मैं बना रही हूं तब तक सुनो, कि जो मेल गैमीट होता है जो मेल गैमीट होता है बेटा वो पॉलन ग्रेन के अंदर पाया जाता है। यस, पॉलन ग्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा जिसके अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट होता है, समझ रहे हो? तो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बने और पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? मेल गैमीट होता है। पॉलन ग्रेन के अंदर होता है क्या बेटा? मेल गैमीट। समझ आया? पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होता है। मेल गैमीट इज प्रेजेंट इनसाइड पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन एक नहीं बहुत सारे बनते हैं किसके अंदर बेटा? एंथर के अंदर। इसके बाद आ जाते हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, फीमेल सेक्स ऑर्गन पे। बेटा ये जो आपको है ना, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, बेटा बीच में, इसका नाम है कार्पल या फिर पिस्टल। कार्पल पिस्टल कुछ भी बोल सकते हैं। कार्पल पिस्टल 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। स्टिग्मा स्टाइल में रहने का गाइस नहीं। ठीक है, सुनो देखो बेटा होता क्या है, एक टिपिकल पिस्टल या बोल सकते हैं, एक ही बात है बेटा। फीमेल सेक्स ऑर्गन किस तरीके से बना होता है? इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जल्दी से सुनेंगे। देखो बेटा, सबसे ऊपर बेटा इस तरीके की शेप का, है ना, अलग अलग शेप का हो सकता है, बट दिस इज अ कॉमन शेप, ऐसा डिस्क शेप, है ना, इस शेप का हो सकता है। इसका नाम होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा वो पार्ट होता है जहां पे पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है पॉलिनेशन के बाद।
उसके बाद बेटा इस तरीके से एक लंबी सी ट्यूब होती है, एक लंबी सी ट्यूब होती है बेटा, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है स्टाइल, और नीचे बेटा एक बल्ज्ड पोर्शन होता है इस तरीके का, है ना, इस तरीके का स्वॉलन स्वॉलन सूजा हुआ एक पोर्शन होता है, ठीक है, इस तरीके का पोर्शन होता है बेटा जिसका नाम होता है ओवरी, ठीक है। सो दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ओवरी बिल्कुल बेस पे प्रेजेंट होता है। अब सुनो, फ्लावर सॉरी इसके स्टेम, यार क्या है ये, कार्पल या पिस्टल के अंदर, सुनना बेटा, कार्पल या पिस्टल के अंदर ये जो ओवरी होती है इसके अंदर या तो एक या फिर एक से ज्यादा, एक या फिर एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, ओव्यूल हो सकते हैं। ओव्यूल वो पार्ट होता है बेटा जिसके अंदर एक्चुअली में क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल गैमीट। तो फीमेल गैमीट बेटा यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है, फीमेल गैमीट इज एक्चुअली प्रेजेंट इनसाइड दी ओव्यूल, ठीक रहेगा बेटा, याद रहेगा। फीमेल गैमीट कहां प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। अब सोचो सोचो भाई, पॉलन ग्रेन कहां उसके अंदर बैठा हुआ है, एंथर के अंदर, उसके अंदर मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट यहां ओव्यूल के पास है ना। कैसे होगा दोनों का फर्टिलाइजेशन, इतना दूर दूर है, ये दूरियां कैसे होंगी कम, चलिए देखते हैं। बट उससे पहले बेटा, उससे पहले टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में बात करेंगे। देखो बेटा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बाई मतलब टू, बाई मतलब टू, सेक्सुअल मतलब सेक्स, दो सेक्स, जब दो सेक्स एक साथ प्रेजेंट है, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर आपको स्टेमन और पिस्टल दोनों देखने को मिल जाए, एक ही फ्लावर के अंदर स्टेमन और पिस्टल, एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक साथ प्रेजेंट है, तो फ्लावर कैसा हो जाता है बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है। हिबिस्कस, चाइना रोज हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये नॉर्मल रोज हो गया बेटा, है ना। अब मैं आपको दिखा नहीं सकती, बट अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बेटा अब ना ये थोड़ा फोकस बिगड़ जाता है इसमें पास लाने पे, बट यहाँ पे बेटा आप कोई भी रोज का फ्लावर देखना तो आपको बेटा आपको स्टिग्मा और सॉरी आपको स्टेमन और कार्पल दोनों चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो चाइना रोज, नॉर्मल वाला रोज, मस्टर्ड, टमाटो, ब्रिंजल, आय, बैगन, सनफ्लावर, है ना, ये सब क्या है बेटा, ये सब बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल है। बट कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई या तो हमारे पास स्टेमन होगी या फिर हमारे पास क्या होगी, पिस्टल होगी, हम दोनों एक साथ नहीं रखते, है ना। तो ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या तो यानी कि उनके अंदर या तो स्टेमन होता है या फिर पिस्टल होता है। अब सोचो बेटा, फ्लावर के पास केवल स्टेमन है तो ऐसे फ्लावर को स्टेमिनेट फ्लावर बोल दिया, और फ्लावर के पास केवल पिस्टल है तो उसको पिस्टिलेट फ्लावर बोल दिया। जिसके पास स्टेमन होगा वो मेल फ्लावर हो गया, जिसके पास पिस्टल होगी वो फीमेल फ्लावर हो गया। तो कौन से प्लांट्स होते हैं बेटा ऐसे जिनके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, पपाया, पपाया का तो प्लांट ही अलग होता है ना। आपको पता है पपाया जो पपीता होता है, पपीते में बेटा मेल प्लांट अलग है, उस पे सब मेल फ्लावर होते हैं, फीमेल प्लांट अलग है, उस पे सब फीमेल फ्लावर होते हैं, यस ऐसा होता है उसमें। वाटरमेलन हो गया, कोकोनट हो गया, क्यूकम्बर हो गया, मेज हो गया, ये क्या है बेटा, कुछ एग्जांपल्स है, कुछ बच्चों को याद नहीं रहता तो मैं बोलती हूँ बेटा, है ना, क्या याद करना, क्या याद करना, PW याद कर लेना, है ना, P फॉर पपाया, W फॉर वाटरमेलन, ठीक है, सो सिंपल, ठीक है। तो ऐसे क्या कर सकते हो आप, याद कर सकते हो। अब बेटा बारी वहीं पर वापस आ जाती है, बात वहीं पर वापस आ जाती है, हमारा बेचारा पॉलन ग्रेन यहाँ अंदर बैठा हुआ है और ये हमारा ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट, है ना। तो कैसे होंगी ये दूरियां कम, क्या करें, कैसे इसको यहां से निकाल कर हम वहां पे पहुंचाएं। तो यहां पे अब हमको करनी पड़ेगी द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या होती है, पॉलिनेशन की प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके दौरान एंथर में से पॉलन ग्रेन निकलते हैं और धुन 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 करते हुए, है ना, गाना गाते हुए जाते हैं। ओ क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीट आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं, ऐसे करते हुए जाता है नहीं मजाक कर रही हूँ, ठीक है। बेसिकली जोक्स अपार्ट बेटा, पॉलिनेशन की प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके दौरान होता क्या है, एंथर में से पॉलन ग्रेन निकलते हैं बाहर और ऐसे भौंकते हुए, है ना, हवा के जरिए, पानी के जरिए, किसी इंसेक्ट के जरिए बेटा वो एंथर से निकलते हैं और एंथर से निकलने के बाद हवा एयर, वाटर, इंसेक्ट की मदद से स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंच जाते हैं। और जब वो स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंचते हैं तो हम बोलते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस हो गई। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जब एंथर से निकलकर स्टिग्मा पे पहुंच जाए
पॉलन ग्रेन्स, तो हम बोलते हैं क्या हो गई, पॉलिनेशन हो गई। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है बेटा पेपर में, ये दो तरीके की होती है, एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब क्या है और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन में दो केस हैं, सेल्फ पॉलिनेशन में बेटा दो केस हैं। दो केस क्या है? देखो, पहला केस देखेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे। पहला केस क्या है? पहला केस ये है, ध्यान से सुनो बेटा, पहला केस ये है, मान लो एक फ्लावर है और मान लेते हैं ये क्या है, मान लेते हैं ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों है ना। ये क्या है बेटा? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर को ऐसे डिनोट करते हैं, इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों है। तो अब बेटा मान लो इसी फ्लावर के एंथर में से पॉलन ग्रेन निकले, इसी फ्लावर के एंथर में से पॉलन ग्रेन निकले और इसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच गए। सेल्फ पॉलिनेशन बोलूंगी? हाँ मैम बोलोगे, ठीक है। मान लेते हैं बेटा ये सेम प्लांट है, सेम प्लांट है, उसी प्लांट में बेटा और भी फ्लावर होंगे, ऐसा तो है नहीं कि एक ही फ्लावर लगेगा। एक प्लांट है उसमें बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं बेटा यहाँ पर क्या हुआ, मान लेते हैं कि भाई इस वाले प्लांट, इस प्लांट के इस वाले फ्लावर में से, एंथर में से पॉलन ग्रेन निकले और यहाँ पे दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच गए। समझ रहे हो बेटा? प्लांट एक ही है, एक पौधे में बहुत सारे फ्लावर लग सकते हैं। तो एक केस तो ये हो गया, पहला केस तो ये हो गया कि भाई एक पौधा है उसमें एक फ्लावर है, उसी फ्लावर के एंथर में से पॉलन ग्रेन निकले और उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच गए। दूसरा केस क्या था कि भाई उसी पौधे पे दूसरा फ्लावर है, उसमें एंथर है, एंथर में से पॉलन ग्रेन निकले और किसी दूसरे फ्लावर, उसी सेम पौधे के किसी दूसरे फ्लावर पे पहुंच गए, ठीक है। तो ये भी क्या है बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन है। इसको ऑटोगैमी बोलते हैं, इसको जिटोनोगैमी बोलते हैं, बट नाम आपके कोर्स में है नहीं, ठीक है। बट हमने बैच में ये चीज डिस्कस करी है। क्रॉस पॉलिनेशन तो भाई बहुत सिंपल है ना। मान लो बेटा एक प्लांट है रोज का, दूसरा प्लांट है रोज का, यहाँ पे बेटा एक प्लांट के एंथर में से किसी दूसरे प्लांट के क्या स्टिग्मा पे, जो दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जब पहुंच गए पॉलन ग्रेन, तो हम इसको बोलते हैं क्रॉस। मतलब यहाँ पे दो अलग प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन होती है, प्लांट उसका फ्लावर, प्लांट उसका फ्लावर, दोनों अलग अलग प्लांट। तो यहां से पॉलन ग्रेन निकले और किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच गए, दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। पेपर में डायरेक्ट डिफरेंस पूछ लेते हैं। अब बेटा चाहे क्रॉस पॉलिनेशन हुई हो चाहे सेल्फ पॉलिनेशन हुई हो, बात ऐसी है, घर जैसी है ना। बात ऐसी है कि भाई पॉलन ग्रेन अब स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंच चुका है और जाके बेटा है ना, जाके पॉलन ग्रेन क्या करता है, देखता है अरे भाई फीमेल गैमेट कहाँ है, फीमेल गैमेट कहाँ है, फीमेल गैमेट कहाँ है, मुझे ये मेल गैमेट परेशान कर रहा है बहुत देर से कि मुझे फीमेल गैमेट के पास जाना है। तो पॉलन ग्रेन लेकर तो आ गया है मेल गैमेट को, पॉलन ग्रेन मेल गैमेट को लेकर आया ना अपने साथ, क्योंकि उसके अंदर था। तो पॉलन ग्रेन बेटा क्या है, पॉलन ग्रेन यहाँ पे पहुंच चुका है, कहां पे? स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंच चुका है। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंच चुका है, किसके साथ? मेल गैमीट के साथ, मेल गैमीट के साथ। अब होता क्या है बेटा, अब इसको पता चलता है कि भाई फीमेल गैमीट तो यहाँ ओव्यूल के अंदर बैठा हुआ है। तो अब ये कहता है कुछ इंतजाम करिए भाई, हमारी मदद करिए, है ना। तो इसकी मदद की जाती है। तो बेसिकली पॉलन ग्रेन क्या करता है, ट्यूब बनाता है। पॉलन ग्रेन की क्या बनती है भाई, पॉलन ग्रेन की एक ट्यूब बनती है कुछ ऐसी सी। I don't know if this is visible or not। तो यहाँ पे गाइज हम रेड कलर के बनाएंगे पॉलन ग्रेन, ठीक है। यहाँ पे बेटा मान लेते हैं पॉलन ग्रेन यहाँ पे पहुंच गए हैं, वो कलर विजिबल नहीं था ना, ठीक है। यहाँ पे अब बनाते हैं। तो पॉलन ग्रेन मेल गैमेट को लेकर स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंच गए। तो अब उन्हें पता चलता है कि भाई नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि फीमेल गैमेट तो वहां बैठा है। तो फीमेल गैमेट वहां पर बैठा है, तो अब ये क्या करता है बेटा, ये एक लंबी सी ट्यूब बनाता है, एक लंबी सी ट्यूब बनाता है। ट्यूब का नाम होता है, ट्यूब का नाम होता है क्या, ट्यूब का नाम होता है पॉलन ट्यूब, ठीक है। अब जब ये पॉलन ट्यूब बनती है तो ध्यान से देखेंगे बेटा, ये जो मेल गैमीट पॉलन ग्रेन के अंदर था, ये इस पॉलन ट्यूब की मदद से, ये इस पॉलन ट्यूब की मदद से क्या करता है बेटा, नीचे 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 की तरफ आता है, ओवरी में एंटर करता है। ओवरी के अंदर एंटर करने के बाद ये ओव्यूल में एंटर करता है। ओव्यूल में एंटर करते ही बेटा फीमेल गैमेट ऐसे खड़ी होती है। इतनी देर कहाँ थे, मैंने कितनी देर तुम्हारा वेट किया, फर्टिलाइजेशन करनी है, सीड बनाना है, ठीक है। तो फिर अब दोनों क्या करते हैं भाई, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, मेल गैमेट आ गया है, फीमेल गैमेट वहां पे पहले से है, फीमेल गैमेट बेटा वहां पे पहले से है, दोनों मिलके एक हो जाते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, जब दोनों मिलकर एक होंगे तो क्या होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलकर, अगर ये फीमेल गैमेट है और ये मेल गैमेट है तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अरे मैम दोनों मिलकर जाइगोट बनाएंगे, वेरी गुड। तो बेटा ये जो मेल फीमेल गैमेट है ये क्या करते हैं भाई, ये फ्यूज करते हैं और ये क्या बनाते हैं, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट कहां बना,
जाइगोट कहाँ बना बेटा? ओव्यूल में बना। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई? ओव्यूल में हुई। पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है। मेल फीमेल गैमेट मिलके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट बैठा तो नहीं रहेगा, वो कहेगा भाई चलो डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है बेटा जाइगोट एक सिंगल सेल है, ये बार बार डिवाइड करेगा और एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा, एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका नाम होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बन जाएगा, है ना, एम्ब्रियो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो बन जाएगा, तो जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद। अब बेटा ये जो ओव्यूल था, याद करो वो जो ओव्यूल था, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो ये याद करो, ये जो ओव्यूल था बेटा, ये जो ओव्यूल था, है ना, जिसके अंदर, अब ऐसे देखो बेटा, ये फीमेल गैमीट है, फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन होने से पहले ये मेल गैमीट यहाँ पर पहुंचा होगा, दोनों फ्यूज हो गए, क्या बन गया भाई, क्या बन गया? दोनों का फ्यूज होकर जाइगोट बन गया धीरे धीरे, है ना। अब बेटा ये जो ओव्यूल है, ध्यान से देखो बेटा, ये बदलने लगता है फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा, धीरे धीरे इसके बाहर क्या होती है, एक थिक कवरिंग 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 आने लगती है। तो ये ओव्यूल धीरे 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 क्या होता है बेटा, इसके बाहर एक कवरिंग आती है, और ये जो ओव्यूल होता है बेटा, ये धीरे धीरे सीड में कन्वर्ट हो जाता है। यस, तो सीड जो होता है ना बेटा, वो कुछ नहीं है, वो एक्चुअली में वो ओव्यूल है, सीड ओव्यूल से बनता है। और बेटा ये जो ओवरी होती है, ये जो ओवरी होती है, ये क्या है बेटा, ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। तो अगर आपने, है ना, फ्रूट्स खाए हैं, मैक्सिमम फ्रूट्स जो होते हैं बेटा फ्लावर की ओवरी से बनते हैं। तो फ्लावर केवल, है ना, दूसरों को प्रपोज करने के लिए नहीं होता, फ्लावर कितना हेल्पफुल है यार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसकी वजह से हुई, मेल फीमेल गैमेट यहाँ पर बना, है ना, सीड इसी में बन रहा है, सीड इसके पार्ट से बन रहा है, फ्रूट इसके पार्ट से बन रहा है, तो फ्लावर्स यार वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सा पार्ट किससे बनता है। अब आप ये बताओ बेटा, आपको सीड मिल चुका है, राइट, और एक बार सीड मिल गया तो मतलब हमें प्लांट मिल गया, राइट। तो अब हम इस सीड को लेंगे, हम इस सीड को लेंगे बेटा, इसको सॉइल में डालेंगे, सीड्स को लेते हैं हम, सॉइल में डालते हैं, और धीरे 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 उससे नया प्लांट बन जाता है। नया प्लांट बन गया, बधाई हो गाइस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी कामयाब हुई, ठीक है। अब देखो बेटा, एक छोटा सा टॉपिक ये भी है कि भाई ऐसा क्या होता है सीड के अंदर कि उससे नया प्लांट मिल रहा है हमें। तो भाई सीड के अंदर बेसिकली तीन चीजें हैं, है ना, सीड के अंदर बेसिकली तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो भाई सीड की प्रोटेक्शन के लिए बाहर होता है एक सीड कोट, सीड की प्रोटेक्शन के लिए बाहर होता है बेटा एक सीड कोट जो उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर मैं उसको हटा दूंगी, सीड को डाइसेक्ट कर दूंगी, खोल दूंगी, तो मुझे दो चीजें दिखेंगी। एक तो बेटा मुझे दिखेगा एम्ब्रियो। व्हाट इज एम्ब्रियो? देखो ये एम्ब्रियो बड़ा हो गया है, ऐसा हो गया है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो पहले जाइगोट था, सिंगल सेल, बार 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 डिवाइड किया, बार 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 डिवाइड किया, है ना, और एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम है एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो बेटा कुछ धीरे धीरे इस तरीके की शेप ले लेता है, ये एम्ब्रियो बेटा कुछ इस तरीके की शेप ले लेता है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, है ना, तो ये एम्ब्रियो ने इस तरीके की शेप ले ली ग्रो करते करते। अब बेटा इस एम्ब्रियो के दो पार्ट्स हैं, बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्लूम्यूल रेडिकल क्या है। बेसिकली बेटा एम्ब्रियो के दो पार्ट्स हैं, एक है प्लूम्यूल और एक है रेडिकल। ये वाला पार्ट प्लूम्यूल है बेटा, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट प्लूम्यूल है। प्लूम्यूल वो पार्ट है बेटा जो आगे चल के पूरा प्लांट का शूट बनाएगा, यानी कि वो पार्ट जिससे स्टेम बनेगा, रूट बनेगा, है ना, सॉरी प्लूम्यूल वो पार्ट है बेटा जिससे क्या होगा, फ्यूचर शूट बनेगा, यानी कि जिससे स्टेम बनेगी, ब्रांच बनेंगी, लीव्स बनेंगी, सब इसी से बनेंगी। और बेटा ये नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, है ना, ये क्या है, रेडिकल, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। तो ये वो पार्ट है एम्ब्रियो का जो आगे चल के ग्रो करेगा और हमें प्लांट का पूरा रूट सिस्टम बना के देगा, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। इसके अलावा कॉटिलिडन, भाई कॉटिलिडन वो पार्ट होता है सीड का जहां पे बहुत सारा फूड स्टोर होता है, क्योंकि अभी नए सेल बनाने हैं, क्यों, ग्रोथ करनी है, ग्रोथ बनाने के लिए सेल, ग्रोथ करने के लिए सेल बनाने पड़ेंगे, सेल बनाने के लिए खाना चाहिए, सेल खाने के लिए खाना क्यों चाहिए मैम, भाई सेल बनाने के लिए एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी कहां से मिलती है, भूखी भूखी लगती है ना, एनर्जी चाहिए ना, हाँ, खाना भाई तुम्हें नहीं चाहिए, प्लांट को भी खाना चाहिए। तो वो खाना कहाँ स्टोर करता है बेटा, सीड में खाना कहाँ स्टोर होता है, कॉटिलिडन में। अगर सीड के अंदर एक कॉटिलिडन है तो मोनोकॉट सीड, अगर दो कॉटिलिडन है तो डाइकॉट सीड, बट तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। चलिए इसी के साथ बेटा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का टॉपिक होता है खत्म, और अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है, बट बेसिक चीज हमको ये समझनी पड़ेगी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन किसी भी स्पेसिफिक
एज में क्या होती है, स्टार्ट होती है। मतलब ऐसे रैंडमली किसी भी एज में ह्यूमन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक 3 साल का, 4 साल का या 5-6 साल का बच्चा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में अभी वो चेंजेस नहीं हुए हैं जो जरूरी है रिप्रोडक्शन करने के लिए। यानी कि अगर मैं बात करूं एक 5 साल का बच्चा, क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकता है? नहीं, क्योंकि अभी उसकी बॉडी में स्पर्म बनना ही नहीं शुरू हुआ है। वो कब शुरू होता है? प्यूबर्टी के टाइम पे। प्यूबर्टी के टाइम पे इसके अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मेल्स में, मेल्स की बॉडी में भाई फेस पे हेयर आने लगते हैं, ठीक है, अंडर आर्म में और प्यूबिक एरिया में हेयर ग्रोथ होने लगती है। प्यूबिक एरिया मतलब जो जेनाइटल्स के आसपास का एरिया होता है, जो उनके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आसपास का एरिया होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है बेटा, हेयर आने लग जाते हैं, उनकी आवाज भारी हो जाती है, मसल बढ़ जाती है बॉडी की, है ना। पहले दुबले पतले होते हैं, बट जैसे जैसे प्यूबर्टी में आते हैं थोड़ा मसल मास गेन होता है। इसके अलावा बेटा जेनाइटल यानी कि जो पेनिस का साइज है वो इंक्रीज होता है। इसके अलावा प्यूबर्टी के टाइम पे उनका स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और काफी ज्यादा ग्रोथ यानी कि हाइट भी उस टाइम पे काफी तेजी से बढ़ती है। अब ये सब क्यों हो रहा है? व्हाई ऑल दिस इज टेकिंग प्लेस? क्योंकि बॉडी के अंदर एक हार्मोन बना जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये सब कराता है। फिर आ जाते हैं फीमेल्स पे। भाई जैसे मेल की बॉडी में चेंजेस आए वैसे फीमेल की बॉडी में भी चेंजेस आए। जैसे कि एक बहुत बड़ा चेंज होता है फीमेल की बॉडी में, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। फीमेल्स के केस में भी अंडर आर्म और प्यूबिक एरिया में हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। जनरली गर्ल्स के केस में देखने को मिलता है जो उनके हिप्स और थाई वाला एरिया होता है वहां पे काफी फैट क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्ल्स के केस में उनके मेंस्ट्रुएशन मतलब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि उनके पीरियड्स क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। और गर्ल्स के केस में भी क्या है बेटा, इस टाइम पे ग्रोथ देखने को मिलती है। अब ये सारे चेंजेस जो होते हैं बेटा ये एज टू एज वैरी करते हैं। किसी में बेटा ये चेंजेस 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाते हैं, किसी में बेटा 14 साल की उम्र में हो रहे हैं, है ना। बट जनरली बेटा 12 से लेकर 14 साल की उम्र में ये चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, यानी कि चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। चलते तो बेटा ये, है ना, 18-19 साल तक की उम्र में बेटा ये चेंजेस होते रहते हैं। बट आपको इस चीज के बारे में एजुकेशन होनी चाहिए, बिकॉज आप इस एज को बिलोंग करते हो। बेटा किसी के चेंजेस जल्दी होते हैं, किसी के लेट होते हैं, तो डोंट बी सो, है ना, कंसर्न्ड अबाउट योर बॉडी के मेरी बॉडी में ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। दिस इज पार्ट ऑफ ग्रोथ, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल, ठीक है। गर्ल्स के केस में बेटा ये चेंजेस जल्दी देखने को मिलते हैं, गर्ल्स की बॉडी में प्यूबर्टी जल्दी हिट करती है, ठीक है। चलिए बेटा अब हम मेल फीमेल गैमेट की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें बेटा ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो मेल की बॉडी में स्पर्म बनते हैं, फीमेल की बॉडी में एग बनता है, ठीक है। जो मेल गैमेट है, जो स्पर्म सेल होता है मेल की बॉडी में पाया जाता है, जो मेल की बॉडी में बनता है उसका साइज छोटा होता है। फीमेल की बॉडी में जो एग बन रहा है, जो ओवम बन रहा है बेटा, उसका साइज क्या है, बड़ा है। मेल गैमेट स्पर्म सेल मूव कर सकते हैं, मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है, मूव नहीं कर सकते। ये टेस्टिस के अंदर बनते हैं बेटा, ये ओवरी के अंदर बनते हैं, ये एक बारी में बहुत सारे बनते हैं। बट फीमेल की बॉडी में एक एग ही, केवल एक एग ही है जो एक बारी, महीने में केवल एक बारी क्या होता है, बाहर आता है। मतलब महीने में केवल एक दिन ऐसा होगा जिस दिन वो एक एग सेल निकलकर ओवरी से बाहर आएगा, ठीक है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से बनता है, ये oogenesis की प्रोसेस से बनता है। जस्ट नेम्स, आपको प्रोसेस में घुसने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे। देखिए बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। हर कोई एक्टिविटी को करने के लिए बेटा एक सिस्टम बना है, याद करो। डाइजेशन की प्रोसेस, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। तो यार इसके लिए भी क्या है, सिस्टम है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है गैमीट। तो सबसे पहले वहीं से शुरू करेंगे कि भाई जो मेल बॉडी के अंदर स्पर्म बन रहा है वो कहां बन रहा है, कैसे वो स्पर्म बाहर की तरफ जा रहा है, कैसे वो स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर जा रहा है। फीमेल की बॉडी के अंदर अगर वो जा रहा है तो कहां पे वो जाके फीमेल गैमीट के साथ एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, वो फर्टिलाइज करते हैं, फिर कैसे आगे बेबी बनता है, राइट। तो उसको हम समझेंगे सिक्वेंशियल ऑर्डर में। चलिए देखते हैं बेटा, समझते हैं, ठीक है। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लेबलिंग बेटा बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये सारी चीजें मैंने आपको दी हुई हैं बेटा, सारे फंक्शन जो मैं आपको बताती हुई चलूंगी यहाँ पर इस तरीके से नोट्स की फॉर्म में लिखी हुई है, इसको अच्छे से याद कर लेना प्लीज, ठीक है। देखो मैंने तुम्हें पूरे चैप्टर में कहीं पे प्लीज नहीं बोला, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ प्लीज इसको अच्छे से याद करना, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे स्क्रोटम की। स्क्रोटम क्या होता है बेटा, मेल्स के पास एक स्किन का पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। मेल्स के पास क्या होता है बेटा, उनके एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ, मतलब उनकी बॉडी से थोड़ा सा बाहर की तरफ एक स्किन का पाउच लाइक स्ट्रक्चर हैंग करता है, जिसके अंदर दो ओवल शेप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम होता है टेस्टिस। टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। प्राइमरी मतलब सबसे मेन सेक्स ऑर्गन वही है, क्योंकि वही वो जगह है जहां पर स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन होती है। एंड वो बेटर स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन तभी कर पाते हैं जब उनको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम मिले। तो स्क्रोटम क्योंकि थोड़ा सा बॉडी से बाहर की तरफ प्रेजेंट है, तो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो टेस्टिस के अंदर क्या हो जाता है भाई, टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है, वो जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है।
वो जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम स्क्रोटम है, उसके अंदर बेटा टेस्टिस है, और टेस्टिस के अंदर क्या होता है, टेस्टिस के अंदर बेटा इस तरीके से, है ना, और स्पर्म सेल की शेप ऐसी होती है, ऐसी होती है ना। तो इस तरीके से क्या बनते हैं बेटा, स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन होती है टेस्टिस के अंदर। अब बेटा वहां पे तो वो बैठे नहीं रहेंगे, अब उनको क्या करना है, उनको बाहर की तरफ जाना है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा, ठीक है, हमें यहाँ पे एक ही टेस्टिस दिखाई गई है बट दो होती हैं। अब यहाँ पे बेटा स्पर्म सेल्स बन गए, उनको बाहर की तरफ कैरी कर कर लेके जाती है एक ट्यूब, दिख रही है बेटा, मैंने जो ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दी, वेरी गुड। यहाँ पे जो स्पर्म सेल्स बने उनको बाहर की तरफ लेकर जाएगी एक ट्यूब जिसका नाम होता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को बेटा स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब यहां से क्या है भाई, इमेजिन करो कि ये स्पर्म सेल्स बेटा ऐसे जा रहा है धुन 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 करके, किसकी मदद से, वास डिफरेंस ट्यूब की मदद से। तो ये जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, और ये अकेला नहीं होता गाइस, ये अकेला नहीं होता है ना, अकेला मत समझना, अकेले नहीं है ये, बहुत सारे हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स हैं, है ना, जो वास डिफरेंस की मदद से क्या कर रहे हैं भाई, बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है भाई, रास्ते में इसको अपने 3 दोस्त मिलते हैं, किसको, वास डिफरेंस के 3 दोस्त हैं, ठीक है, वास डिफरेंस के 3 दोस्त हैं। इस वाले डायग्राम में तो भाई पता नहीं तुम्हें इतना क्लियरली दिखेगा नहीं दिखेगा, अपनी एनसीईआरटी देखना बेटा, आपको यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, और ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ। इन स्ट्रक्चर्स का नाम होता है, 2 का नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक का नहीं दिया हुआ, बट मैं तो तीनों बताऊंगी, ठीक है बेटा। तो एक स्ट्रक्चर है सेमिनल वेसिकल, एक है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बेसिकली पेयर में होते हैं, यानी कि 2 सेमिनल वेसिकल होते हैं, 2 प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, और 2 बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। दोनों ही कठिन है, दोनों ही है तो नहीं कर पाएंगे मैम, हमारे बस की नहीं है ना, हाँ, बट हमें शौक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने का, बट नाम हमसे याद नहीं होते, है ना। चलो तो अभी तक क्या हुआ भाई, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर स्पर्म सेल बने, और बेटा टेस्टिस ना टेस्टोस्टेरोन भी बनाता है, वो हार्मोन जिसकी मदद से डैडी मुंह छा रही है, आवाज भारी हो रही है ना, ये सारी चीजें ये कौन करा रहा है, एक हार्मोन जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन है, वो भी टेस्टिस के अंदर ही बनता है, ठीक है। तो स्पर्म सेल्स बेटा वास डिफरेंस की मदद से बाहर जा रहे थे, है ना। तो रास्ते में 3 दोस्त मिले, 3 दोस्त में से बेटा एक दोस्त का नाम सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इन्होंने कहा कि भाई स्पर्म तू अकेला जा रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। फीमेल बॉडी में जाने के बाद तुझे बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे तुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे तुझे एनर्जी मिले, जिससे तू ढंग से मूव कर पाए, जिससे लुब्रिकेशन मिले, है ना, जिससे तेरा पीएच मेंटेन रहे। तो हम क्या करते हैं, हम तेरी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बेटा आप ध्यान से सुनना, तो बेटा इन ग्लैंड्स के अंदर, है ना, इन ग्लैंड्स के अंदर कुछ फ्लूइड बनती है। तो इस ग्लैंड के अंदर जो फ्लूइड बनती है वो इस ट्यूब में चली जाती है ना, वो इस ट्यूब में चली जाती है। अरे इस ट्यूब में चली गई, है ना। यहां से भी बेटा फ्लूइड निकली, वो इस ट्यूब में चली गई, यहां से भी फ्लूइड निकली, वो इस ट्यूब में चली गई। वो सारी फ्लूइड बेटा, वो सारी फ्लूइड जो इन्होंने बना के दी है, वो सारी फ्लूइड बेटा जो इन्होंने बना के दी है, वो इकट्ठी होने के बाद इन ग्लैंड्स के अंदर बेटा फ्लूइड बनी है। वो सारी फ्लूइड बेटा जो इन ग्लैंड्स ने बना के दी है, वो सारी यहाँ पर बेटा इकट्ठी होती है, ठीक है। और जाके कहां चली जाती है बेटा, कहां चली जाती है, इन स्पर्म सेल्स के साथ मिक्स हो जाती है। इन स्पर्म सेल्स के साथ क्या होती है बेटा, मिक्स हो जाती है। अब बेटा ये स्पर्म सेल और ये फ्लूइड, ये स्पर्म सेल और ये जो फ्लूइड यहां से आई है बेटा, ये क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, ठीक है। ये स्पर्म सेल और ये फ्लूइड बेटा जो वहां से बनकर आई है, ये मिक्स हो जाती है, ठीक है, ये मिक्स हो जाती है बेटा। और इसको कलेक्टिवली मिला के हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको कलेक्टिवली मिला के हम क्या बोलते हैं, इसको कलेक्टिवली मिला के हम बोलते हैं सीमेन। ये एनसीईआरटी के अंदर टर्म यूज हुआ है बेटा, एनसीईआरटी ने इस टर्म को यूज किया है, क्या बेटा, स्पर्म सेल, और फ्लूइड जो इन तीनों ग्लैंड्स ने बनाई, ये मिलके क्या बनाते हैं बेटा, ये मिलके बनाते हैं सीमेन। अब ये सीमेन को बेटा आगे की तरफ एक ट्यूब लेकर जाती है, आगे की तरफ एक ट्यूब लेकर जाती है जिसका नाम है यूरेटर। यूरेटर नाम की जो ट्यूब होती है मेल की बॉडी में बेटा 2 काम करती है। ये वो
ट्यूब है बेटा जो यूरिन को बाहर निकालती है, और ये वो ट्यूब है बेटा जिसकी मदद से स्पर्म सेल्स भी मेल बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो कॉमन पैसेज, कॉमन मतलब कॉमन रास्ता है, स्पर्म सेल्स को बाहर जाना है, यूरिन को बाहर जाना है, यूरेटर की मदद से जाएगा। यूरेटर बेटा पेनिस के अंदर एनवेलप्ड होता है, यानी कि पेनिस के अंदर यूरेटर पाया जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा, ये ट्यूब जैसा, इसका नाम यूरेटर है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो भी चीजें हमने देखी यहाँ पे सब कुछ लिखी हुई है। स्क्रोटम स्किन का पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, टेस्टी स्पर्म बना रहा है, हार्मोन बना रहा है, वैस डिफरेंस या स्पर्म डक्ट स्पर्म्स को बाहर की तरफ लेके जाती है। ठीक है, और बेटा रास्ते में ग्लैंड्स मिले जो अपना है ना, जो अपना फ्लूइड निकाल के देते हैं, और फ्लूइड बेटा हेल्प करता है स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट में, पीएच मेंटेन करने में, न्यूट्रिशन देने में। ठीक है, उसके बाद ये सब मिलके कॉमन चीजें, स्पर्म और फ्लूइड मिक्स हो गई, अब सीमन कहलाएगा। ये यूरेथ्रा की मदद से क्या होता है, बाहर निकलता है। और पेनिस क्या है बेटा, पेनिस एक मसल का बना हुआ ऑर्गन होता है, और इसी की मदद से सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल पेरेंट अपने स्पर्म सेल्स को फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल पेरेंट की बॉडी के अंदर वजाइना के थ्रू इजैकुलेट या रिलीज करता है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए बेटा स्पर्म सेल्स को भूलते हैं और बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो जैसे मेल की बॉडी में 2 टेस्टिस थी, वैसे फीमेल की बॉडी में 2 ओवरी होती हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसे कि हमने कहा कि यार महीने में केवल एक सेल होगा जो ओवरी से निकलकर बाहर आएगा। तो अगर इस वाले महीने में यहां से बेटा एक सेल निकलकर बाहर आया है, तो उससे अगली वाली में इससे आएगा, है ना, उससे अगली वाली में इससे आएगा। तो ये ऑल्टरनेट चलता रहता है। ठीक है, तो ओवरी कौन सी जगह हो गई भाई, ओवरी वो पार्ट हो गई जहां पर एग सेल क्या होता है, बनता है, और ओवरी से निकलकर बेटा वो बाहर आता है इन ट्यूब्स के अंदर। इन ट्यूब्स का नाम होता है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, अब यहां पे बेटा ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट का नाम होता है यूट्रस। यूट्रस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें अच्छे से आना चाहिए बेटा। यूट्रस एक नाशपाती, पियर शेप, पियर मतलब समझते हो ना, नाशपाती जैसी शेप का एक ऑर्गन होता है, मसल से मिलकर बना होता है। अगर आपको कभी भी मम्मी ने ये बोला है कि बेटा तेरे को मैंने 9 महीने पेट में रखा, तो मम्मी को बोलना, मम्मी ब्लैकमेल तो ठीक है कर रहे हो, बट साइंस ढंग से बताओ, पेट में नहीं था मैं, है ना, पेट में नहीं थे हम बेटा, हम यूट्रस में थे। यूट्रस वो जगह है बेटा जिसको मदर्स वूम्ब बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में कोक बोल देते हैं। तो बेटा 9 महीने के लिए जहां पे आपकी मदर ने आपको पाला, जहां पे आप ग्रो हुए, जहां पे आप बने एक्चुअली में देखा जाए ढंग से, तो वो यूट्रस है। तो यूट्रस इज द मदर्स वूम्ब। ठीक है, और ये वही पार्ट है बेटा जहां पे आप 9 महीने के लिए रहते हो पैदा होने से पहले। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पे सर्विक्स और वजाइना है, इसके बारे में हम बात में करेंगे। वजाइना तो बेसिकली क्या है बेटा, आउटर, नॉट प्रॉपरली आउटर, है ना, बेसिकली दिस इज द फर्स्ट पार्ट जिसके थ्रू क्या होता है बेटा, स्पर्म सेल्स फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। फीमेल बॉडी के अंदर बेटा वो एंटर करते हैं, इस पार्ट से होते होते वो फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ध्यान से देखेंगे बेटा, आई जस्ट होप आपको ये डायग्राम इजीली दिख रहा होगा। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि होता क्या है कि भाई यहां से एग सेल रिलीज होके बाहर आ गया, तो रिलीज होके एग सेल यहाँ पे आ चुका है। एग सेल होके बेटा ये ओवरी है, ओवरी से एग सेल बाहर निकला, एग सेल निकलकर यहाँ पर आ चुका है। एट द सेम टाइम बेटा मान लेते हैं फीमेल ने क्या किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, और उसकी बॉडी के अंदर क्या है, स्पर्म सेल्स आ चुके हैं। तो स्पर्म सेल्स भी बेटा यहाँ से तैरते 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 क्या है बेटा, इसके पास पहुंच चुके हैं। ठीक है, किसके पास पहुंच चुके हैं भाई, एग सेल के पास पहुंच चुके हैं। अब ये एग सेल और स्पर्म सेल्स क्या करते हैं भाई, ये एग सेल और स्पर्म सेल्स मिलकर एक हो जाते हैं। एक हो गए मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया। पहला पॉइंट, फर्टिलाइजेशन कहां होती है, ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है फेलोपियन ट्यूब में। वेरी गुड। अब जब बेटा ये दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, तो हम सबको पता है एक सेल बनता है जिसका नाम होता है जाइगोट। ये जाइगोट बन गया। अब जाइगोट कहता है कि मैं तो डिवाइड करूंगा जी, तो ये डिवाइड करके क्या करता है बेटा, अपने जैसे 2 सेल बनाता है, बना लिए, फिर अपने जैसे 4 सेल बनाता है, बना लिए, अपने जैसे 8 सेल बनाता है, बना लिए। और देखो बेटा एट द सेम टाइम ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। और जब ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, तो बेटा आपको ये बात नहीं भूलनी है, ये वाला पार्ट क्या था, ये वाला पार्ट क्या था, ये धीरे धीरे यहां से यहां आ रहा है, ये वाला पार्ट क्या है, ये है यूट्रस। वेरी गुड। यूट्रस की ना बेसिकली 3 लाइनिंग होती हैं, आपको नाम नहीं याद करना, बस मैं बता रही हूँ, है ना, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो एनसीईआरटी ने प्रॉपर हमें डायग्राम इतना नहीं बना के दिखाया है यूट्रस का, बट आप इस बात को प्लीज समझना कि ये जो यूट्रस है बेटा, ये 3 तरीके की वॉल से मिलकर बना है, जिसमें हमारी सबसे इंपॉर्टेंट ये जो मैं कलर से बना रही हूं बेटा, है ना, और मैंने लाल कलर से क्यों बनाई, क्या नाम है इसका, इसका नाम है एंडोमीट्रियम। एंडो मतलब अंदर। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं,
इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स मतलब उसके अंदर ब्लड होगा तो मतलब उसके अंदर फूड होगा, क्योंकि ब्लड के अंदर हमारा फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीजें होती हैं, है ना। तो ये जो है बेटा, क्या ये जो एम्ब्रियो है, जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बना, ये धीरे धीरे कहाँ आता है बेटा, ये धीरे धीरे आता है यूट्रस के पास। और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या करता है, यूट्रस के एंडोमीट्रियम के साथ आके चिपक जाता है। तो मान लो ये एंडोमीट्रियम की वॉल है, ये वहां से बनकर आया, ये कहेगा प्लीज मुझे अपने साथ चिपका लो। क्यों? क्योंकि मेरे को न्यूट्रिशन चाहिए। तो मैं क्या करूं, अरे भैया, अरे दीदी, तुम्हारे पास ब्लड वेसल है, एंडोमीट्रियम के पास ब्लड वेसल है, तो जब ये इससे चिपकेगा तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। क्या? जब ये इससे अटैच होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। तो जब ये इससे चिपकेगा तो एक बहुत हेल्पफुल चीज होगी ये कि ये जो न्यूट्रिशन था, जो इसको न्यूट्रिशन चाहिए था, वो मिलना शुरू हो जाएगा। पर मैम कैसे? बेटा यहाँ पे जब ये ऐसे अटैच होगा तो ब्लड में से जो भी न्यूट्रिशन होगा वो इसको मिल जाएगा ना। मम्मी का जो ब्लड है वो इसको मिलने लगेगा, और मम्मी के ब्लड के अंदर क्या होगा, मदर के ब्लड में क्या होगा भाई, फूड होगा, ऑक्सीजन होगी, ये सब चीजें होंगी, वो उसको मिलने लगेगी, है ना। तो मम्मी ने बोला होगा बेटा तूने मेरा खून पी रखा है, तो एक्चुअली मैं बोला यस मम्मा दिस इज ट्रू। जब मैं पैदा नहीं हुआ था लिटरली मैंने आपके ब्लड में से ऑक्सीजन ली थी, फूड लिया था, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हुआ क्या, फटाफट से देखते हैं बेटा, फटाफट से देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी इससे। देखो बेटा, सबसे पहले होती है ओव्यूलेशन। जब एग निकलकर ओवरी में से, देखो जब ओवरी में से एग निकलकर बाहर फेलोपियन ट्यूब में आता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में उसको क्या मिल गया, एग सेल को क्या मिल गया, स्पर्म सेल मिल गया। फीमेल और मेल गैमेट का फ्यूजन होता है, प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में, सेम बात है, ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब सेम बात है। अब बेटा जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो की बॉल बन गई, धीरे 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 वो यूट्रस के पास आई, यूट्रस की जो अंदर वाली वॉल थी वो उसके साथ अटैच हो गई। जब यूट्रस की वॉल के साथ एम्ब्रियो आके अटैच हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और जब इम्प्लांटेशन हो जाती है, यानी कि एम्ब्रियो जब यूट्रस की वॉल के साथ आके चिपक जाता है, तो हम बोलते हैं कि भाई जो फीमेल है वो एक्सपेक्ट कर रही है, वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद बेटा जेस्टेशन। व्हाट इज जेस्टेशन? टाइम पीरियड। भाई वो 9 महीने का टाइम जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चलती है उस फीटस की, उसको हम जेस्टेशन बोलते हैं। और फाइनली पार्चुरेशन का टाइम आता है। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी। जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो हम बोलते हैं कि भाई पार्चुरेशन हो गया, फाइनली एक बच्चे को जन्म दिया गया जब वो बाहर आया 9 महीने बाद, ठीक है। चलो, ये क्या था बेटा, ये एक चीज थी, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है प्लेसेंटा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता प्लेसेंटा क्या होता है। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मैं एक पिक्चर दिखाने वाली हूँ, अगर थोड़ा सा आपको है ना अनकंफर्टेबल लगे तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज समथिंग जो हमें है ना डिस्कस करना चाहिए। यू शुड नो कि हम कैसे पैदा हुए, है ना। जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाभि से बेटा एक ट्यूब निकलती है जिसका नाम होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। और वो अम्बिलिकल कॉर्ड बेटा एक इस तरीके के डिस्क शेप के टिश्यू से अटैच्ड होती है। यस, वो जो बेटा नाभि से ट्यूब निकल रही है वो इस तरीके के डिस्क शेप के टिश्यू से क्या है, अटैच्ड है। अब ये डिस्क शेप का टिश्यू क्या है, ये डिस्क शेप का टिश्यू क्या है बेटा, ये डिस्क शेप का टिश्यू जो है इसका नाम है प्लेसेंटा। बेसिकली होता क्या है बेटा, यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पे एक टिश्यू बनता है डिस्क शेप का, जो कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, जिसका नाम होता है प्लेसेंटा। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे, हमेशा नहीं होता बेटा, प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल के यूट्रस के अंदर एक टिश्यू बनता है जिसका नाम होता है प्लेसेंटा, ठीक है। अब बेटा प्लेसेंटा जो होता है एक ट्यूब से अटैच्ड होता है बच्चे के साथ, और इस प्लेसेंटा का काम क्या है बेटा, इस प्लेसेंटा के पास विलाई होती हैं। अब होता क्या है, ये प्लेसेंटा मदर के ब्लड से फूड को, ग्लूकोज को, ऑक्सीजन को लेता है और ग्रोइंग फीटस को देता है, और बदले में ग्रोइंग फीटस की बॉडी में जो भी वेस्ट बना है, जो भी वेस्ट मटेरियल बना है, उसको उठाता है और दोबारा मदर के ब्लड में डालता है। तो मदर के ब्लड से अच्छी चीजें लेना, फीटस की बॉडी से वेस्ट वगैरह लेना, उसको इधर उधर एक्सचेंज करने का काम कौन करता है बेटा, प्लेसेंटा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और असली में बेटा प्लेसेंटा कुछ ऐसा दिखता है, जैसे मान लो बेटा ये यूट्रस है तो यहाँ पर इस तरीके से प्लेसेंटा बनता है, इसमें से अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती है, और ये हम कैसा बच्चा बना दिया, है ना। यहाँ पे बेटा बच्चे की नाभि से ये कॉर्ड जुड़ी होती है। तो बेसिकली यूट्रस के अंदर बना है ये टिश्यू जिसका नाम है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के ऊपर बेटा क्वेश्चन बनता है, और प्लेसेंटा ऐसा दिखता है, ठीक है। चलिए बेटा अब पढ़ लेते हैं, ऑलमोस्ट हम अपने आखिरी टॉपिक पे आ गए हैं, विच इज मेंस्ट्रुएशन। अब होता क्या है बेटा, फीमेल की बॉडीज एक्चुअली में बहुत ब्यूटीफुल है, बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, है ना। तो
सबसे पहले बेटा है ना, मेंस्ट्रुएशन सुन के मेन समझ के ये मत समझना कि मेंस में होती है, नहीं, ये एक्चुअली फीमेल बॉडी के अंदर होती है। फीमेल बॉडी के अंदर होता क्या है, महीने में कुछ ऐसे 2 3 4 5 6 7 दिन आते हैं जब उनके वेजाइना के थ्रू होती है ब्लीडिंग, है ना, वजाइना से ब्लड निकलता है। बट ये ब्लड आया कहां से, तो ध्यान से सुनेंगे बेटा। नॉर्मल केस में क्या होना था, फीमेल की बॉडी में एग बनना था, स्पर्म सेल को आना था, फर्टिलाइजेशन होनी थी, और धीरे 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 क्या होना था बेटा, वो एम्ब्रियो बनता, एम्ब्रियो आके इम्प्लांट होता और प्रेगनेंसी हो जाती है। बट ऐसा नहीं हुआ। तो उस केस में क्या होता है, जब फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है बेटा, एक्चुअली जो यूट्रस होता है हर महीने वो क्या करता है बेटा, देखो फीमेल की बॉडी में दो चीजें हो रही हैं, हर महीने एग सेल निकल रहा है ओवरी से, और हर महीने बेटा जब वो एग सेल निकलता है तो सेम टाइम क्या होता है बेटा, यूट्रस भी खुद को थिक कर लेता है, यूट्रस की वॉल खुद को थिक कर लेती है, ठीक है, यानी कि वहां पे ब्लड मतलब थिकनेस बढ़ जाती है। अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, जब एग सेल स्पर्म सेल फ्यूज नहीं हुए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बेटा हमारा वो जो यूट्रस था उसकी जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाएंगी। जब वो रप्चर हो जाएंगी तो क्या होगा, ब्लड निकलेगा। तो बेसिकली वो एग सेल जो फर्टिलाइज नहीं हो पाया, वो यूट्रस की वॉल जो रप्चर हुई, वो ब्लड सब क्या होता है बेटा, फीमेल वजाइना के थ्रू बाहर आता है। उसी को हम मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स बोलते हैं, जो कि 2 से 7 दिन लास्ट करते हैं। फीमेल्स के केस में दे आर क्वाइट पेनफुल, एंड प्लीज बी काइंड टू विमेन ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके, ठीक है, चलिए इसके अलावा बेटा यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। देखो अब ये जो मेंस्ट्रुएशन होते हैं ये हमेशा नहीं होते। एक बच्ची का जन्म हुआ बेटा 9 10 11 12 साल तक नहीं होते, मतलब फिर जब प्यूबर्टी स्टार्ट हुई, जब पहली बार मान लेते हैं 12 या 13 साल की उम्र में जब उनके पहली बारी मेंस्ट्रुएशन हुए, उसको मिनार्के बोलते हैं, है ना। 45 48 50 साल तक की उम्र में बेटा ये चलता है, और 45 50 के बीच में बेटा क्या होता है, 52 मतलब ये ऊपर नीचे हो सकता है, तो क्या हो जाता है बेटा, मेनोपॉज आ जाता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन होना बंद हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन होना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और फिर ओल्ड एज आ जाती है। इसी के साथ बेटा करते हैं ऑलमोस्ट खत्म विद द लास्ट टॉपिक। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ डिजीजेस की जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती हैं। कुछ डिजीजेस बेटा जो वायरस की वजह से होती हैं, एड्स हो गया, जेनाइटल वॉर्ट्स हो गया, कुछ डिजीज बैक्टीरिया की वजह से होते हैं जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस हो गया। ये वो बीमारियां हैं बेटा जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या है, फैल सकती हैं। क्या इनसे बचा जा सकता है, क्या प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, बिल्कुल। देखो बेटा प्रेगनेंसी से बचने के लिए 4 मेथड का यूज किया जाता है। एक है फिजिकल मेथड, एक है हार्मोन मेथड, एक है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या फिर IUCD मेथड, और एक है सर्जिकल मेथड। फिजिकल या बैरियर मेथड में बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं बेटा कॉन्डम्स, डायफ्राम्स। बेसिकली इन चीजों को क्या किया जाता है बेटा, यूज किया जाता है बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। कॉन्डम्स आजकल मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। तो बेसिकली बेटा कॉन्डम्स को वियर करते हैं, जिसके दौरान होता क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो भी स्पर्म या सीमेन रिलीज होता है वो कॉन्डम में ही रह जाता है, जिसके कारण मेल और फीमेल बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं वो एक्सचेंज नहीं हुए। सिंपली आप ऐसे याद रखिए, एक बैरियर है बेटा, अगर सड़क पे बैरियर लगा होगा तो क्या गाड़ी आगे जा पाएगी, नहीं। तो वैसे ही बेटा एक बैरियर है, स्पर्म सेल फीमेल बॉडी के अंदर ही नहीं जा पाएंगे। जब स्पर्म सेल फीमेल बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसके बारे में एडवांटेज पूछी जाती है कि क्या एडवांटेज है, तो हम बताएंगे कि हमारे जो बैरियर मेथड्स होते हैं वो प्रेगनेंसी तो बचाते हैं, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी क्या है, बचाते हैं। हार्मोन बेटा यहाँ पे बेसिकली कुछ ऐसे पिल्स खाई जाती हैं जिनमें केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, और वो बेटा प्रेगनेंसी नहीं होने देते, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, बेसिकली इनको शॉर्ट फॉर्म में IUCD बोलते हैं, फीमेल के द्वारा यूज किए जाते हैं बेटा ये, ठीक है। फीमेल्स के यूट्रस के अंदर इनको लगाया जाता है। एक बार अगर कॉपर टी लगा ली, कॉपर टी बेसिकली एक तरीके का एक डिवाइस होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर एक बार कॉपर टी लगा ली, लगभग 3 से 4 साल तक वो कॉपर टी लगी रहती है। वो धीरे धीरे कॉपर आयंस रिलीज करती है, कॉपर आयंस स्पर्म सेल्स को मार देते हैं या इम्प्लांटेशन नहीं होने देते, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं होती। फिर आ जाता है सर्जिकल मेथड, ठीक है। सर्जिकल मेथड में क्या होता है बेटा, सर्जरी कर दी जाती है। मेल की बॉडी में वैसेक्टॉमी होती है, फीमेल की बॉडी में ट्यूबेक्टॉमी होती है। वैसेक्टॉमी टर्म आया है वैस डिफरेंस से, मेल के जो वैस डिफरेंस है बेटा उनको कट करके बांध देते हैं, तो यहाँ से स्पर्म जाएगा आगे ही नहीं जा पाएगा क्योंकि कटा हुआ है, ठीक है। ट्यूबेक्टॉमी में बेटा फीमेल के ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स को काट के बांध देते हैं, तो यहाँ से अगर एग सेल जा भी रहा है तो बाहर नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि आगे से कटा हुआ है। तो ये 2 सर्जरीज हो गई, ठीक है। इसी के साथ बेटा छोटी सी एक चीज बेटा, हम सभी को पता है इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। क्यों? पीपल डोंट नो अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल, पीपल डोंट नो अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। तो बेटा हमको ये बात समझनी पड़ेगी
कि जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा डिमांड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिस नीड्स टू बी कंट्रोल, पीपल शुड हैव अवेयरनेस अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। उसके अलावा जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो कहीं की भी जो पॉपुलेशन होती है दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक बर्थ रेट और एक डेथ रेट, नेटालिटी एंड मोर्टालिटी। बाकी इमिग्रेशन इमिग्रेशन ये सब भी होता है, बट हम एसएसटी नहीं पढ़ रहे हैं। एक छोटी सी चीज ये है, और एक छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिया है फीमेल फोर्टिसाइड के बारे में। किसके बारे में? फीमेल फोर्टिसाइड के बारे में, ठीक है। फीमेल फोर्टिसाइड क्या होता है बेटा? वैसे तो इंडिया में बैन है, बट लोगों को जब पता चलता है कि जो यूट्रस के अंदर बच्चा पल रहा है वो फीमेल है, तो लोग उसको पैदा होने से पहले ही मार देते हैं, जो कि बहुत गलत है। इसी को हम बोलते हैं फीमेल फोर्टिसाइड। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा, देखते हैं बेटा। जब पेरेंट्स, है ना, जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन होती है वो किसके अंदर होती है? तो भाई वो तो न्यूक्लिक एसिड नहीं मैम, डीएनए में होती है। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलो, इसके अलावा बेटा आपको इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको डायग्राम दे देंगे, बताएंगे कि बताओ कौन सा सीक्वेंस सही है। तो सबसे पहले 2 होगा, है ना, फिर उसके बाद 3 होगा, फिर उसके बाद 4 होगा, फिर 1 होगा। 2 3 2 3 4 1, आंसर बेटा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेटा, आपको बताना है सही स्टेजेस क्या होंगे। तो सबसे पहले तो भाई, है ना, सबसे पहले तो ये वाला होगा, सबसे पहले 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। 1 2 नहीं 1 2 1 2 3 5 4 1 2 3, अरे अरे 1 2 3 5 4 1 2 3 5 4, आंसर बेटा क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बेटा आपको मैच करना है। हाइड्रा विल डू रीजनरेशन, नहीं, हाइड्रा विल डू बडिंग। ए मैच विथ 3, A matched with 3, B with 1, amoeba binary fusion, rhizopus spore formation, planaria regeneration। आंसर क्या हो गया बेटा? ऑप्शन बी हो गया। राइजोपस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिनके ऊपर स्पोरेंजिया लगा होता है उनको हम स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं, ठीक है। किसमें से कौन सी डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होती? तो भाई ये भी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है। टाइफाइड बेटा नहीं होती, है ना, ये तो पानी से होती है, ठीक है। उसके अलावा बेटा कौन सा पार्ट मेल एंड फीमेल गैमीट बनाता है? तो बेटा मेल गैमीट स्टेमन बनाता है, मेल गैमीट एंथर में बनता है और फीमेल गैमीट ओवरी में। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन और ओवरी के अंदर बेटा ओव्यूल, ठीक है। चलिए, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा, आपको ए बी सी आइडेंटिफाई करना है। ए प्लीम्यूल है, बी कॉटिलिडन है, सी क्या है? सी रेडिकल है। ए प्लीम्यूल, बी कॉटिलिडन, सी रेडिकल, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए, ब्रायोफाइलम कैसे रिप्रोड्यूस करता है? ब्रायोफाइलम वेजिटेटिवली लीफ के थ्रू क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। आपको ये बताना है कि स्क्रोटम के अंदर क्यों होता है टेस्टिस? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम होता है और वो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, आपको बताना है इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं होता टेस्टिस का। वो स्पर्म सेल बनवाने में हेल्प करता है, टेस्टोस्टेरोन बनवाने में हेल्प करता है, बट ये बेटा ये काम टेस्टोस्टेरोन का नहीं है, ठीक है। ये फीमेल में होता है, प्लेसेंटा एंड एस्ट्रोजन। तो बेटा 3 and 4, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा, करेक्ट सीक्वेंस क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? अगर मेल गैमेट का ट्रांसपोर्ट कराना है तो टेस्टिस से वास डिफरेंस और फिर यूरेथ्रा, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बेटा, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, आपको फंक्शन बताना है प्लेसेंटा का। नरिशमेंट का काम होता है, फेलोपियन ट्यूब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, यूट्रस यहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। ओवरी का काम क्या है भाई? एग बनाने का और ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाने का। आपको 3 टेक्निक्स बतानी है, बैरियर मेथड, हार्मोनल मेथड, आईयूसीडी या सर्जिकल मेथड, हम कुछ भी कर सकते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। क्या होगा बेटा? बहुत ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन बेटा जो यहाँ पर है आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। सबके सॉल्यूशन बेटा यहाँ पर अवेलेबल हैं, तुम टेंशन मत लो, बस मेरी बात सुनते जाओ, ठीक है। क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है? फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो भाई इंप्लांटेशन होगी, 9 महीने के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, बेबी होगा, ठीक है। और अगर नहीं होती है तो भाई फिर मेंस्ट्रुएशन होगी, ठीक है। प्लेसेंटा क्या होता है, उसका रोल क्या है भाई? बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आंसर छाप देना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्क शेप का टिश्यू है, प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस में बनता है, लार्ज सरफेस एरिया देता है, सब्सटेंस के एक्सचेंज कराता है ना, फूड को वहां पहुंचाता है, वेस्ट को मदर के ब्लड में पहुंचाता है।
ठीक है, चलिए बेटा, इसके अलावा आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि भाई आपको मेथड क्या करने हैं, नेम करने और एक्सप्लेन करने हैं। हाइड्रा में बडिंग और रीजनरेशन होती है, दोनों मेथड्स को एक्सप्लेन करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, जब स्टेम रूट लीफ की मदद से नया प्लांट बने तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। आपको दो एडवांटेजेस बतानी है, चीप मेथड है, क्विक मेथड है, रैपिडली होता है, सिमिलर प्लांट्स बनते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा इस तरीके के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, आपको डायग्राम बनाने के लिए कहा है, ये वाला और ये सब चीजें आपको लेबल करने के लिए कही है। पॉलन ट्यूब की सिग्निफिकेंस क्या है, अगर पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन नहीं होगा, और ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। आपको बताना है सीड किससे बनता है, ओव्यूल से, फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आगे बेटा। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस पूछा है। ट्रांसफर जब होता है एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन पे, वो पॉलिनेशन है। मेल फीमेल गैमेट की फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये इसकी मदद से होता है, एयर वाटर विंड की मदद से। ठीक है, यहाँ पे बेटा ये तो खुद ही बनाता, ये नेचुरल प्रोसेस भाई हो ही रही है। ठीक है, इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, और इसकी वजह से सीड बनता है। ठीक है, चलो इसी के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बेटा आप क्या है, आपको इसमें दिया हुआ है, बट आपको ये वाले पार्ट्स लेबल करने हैं। क्या लेबल करोगे, एग कहाँ प्रोड्यूस होता है, ओवरी में। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन फिलोपियन ट्यूब, इम्प्लांटेशन यूट्रस, एंट्री ऑफ स्पर्म्स कहाँ से होती है, वजाइना से। ठीक है बेटा, चलिए इसी के साथ आज का सेशन करते हैं खत्म। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपने आज का सेशन एंजॉय किया है सो थैंक यू सो मच। प्लीज सनफ्लावर बनाएंगे चैट में, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।